हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो आज का जो हमारा एस है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग। एस 19 लिखो यहाँ पे, लीज अकाउंटिंग। इससे प्यारा और इससे अच्छा एस कोई हो ही नहीं सकता। बिलीव करो, बहुत सारी परेशानियां आज हमारी दूर होने वाली हैं। मैंने एक मूवी देखा था बच्चे, आपने भी देखा होगा, बाहुबली 1, बाहुबली 2। याद कीजिए, अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसकी कहानी बता दूं। बाहुबली के अंदर में हीरो की जो माँ होती है ना, वो माँ 25-30 साल तक वेट करती है कि मेरा बेटा जन्म जो लिया है और कहीं गुम हो गया है, वो लौट के आएगा और लौट के आकर उस गुंडों को, जिसने उसको कैद किया, उसको मारेगा और मुझे छुड़ा कर लेके चला जाएगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने 25 से 30 साल बर्बाद किए, और हमने भी उस कहानी को जानने के लिए कि वो कैसे मरा, कैसे नहीं मरा, हमने मेरे बच्चे मूवी में कम से कम 6 घंटे बर्बाद किए। 3 घंटे पार्ट 1 में, 3 घंटे पार्ट 2 में। टेंशन हो गया था, कटप्पा ने क्यों मारा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या। आपने भी सुना होगा, मुझे पता है इसके बारे में। मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी माँ को अपने दुश्मन को मारना ही था, उस गुंडे को मारना ही था, तो इतना क्यों करना था? क्यों 25-30 साल उसने वेट किया? मेरे बच्चे, सिर्फ एक काम उसको करना था, सिर्फ एक काम। उस गुंडे के कान में जाकर उसको बोल देना था लीज अकाउंटिंग। इतना भी छोड़ो, सिर्फ बोल देती एस 19, वो वहीं पे मर जाता बच्चे, कसम से बोल रहा हूं, वहीं पे मर जाता। इतनी बड़ी मूवी नहीं बनानी पड़ती, इतने सारे पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ते, हमारे पैसे खराब ना होते। सिर्फ कह देते लीज अकाउंटिंग या एस 19, वो गुंडा मर जाता, कहानी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पता मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ऐसा लोगों का मानना है एस 19 को लेकर कि यार ये तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं एस क्या है, पता नहीं कैसी कैसी बातें इसके अंदर होती है, कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या। कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। बिलीव करो, आज मैं अपनी घड़ी देख रहा हूं, आप भी अपनी घड़ी देखो, और आप बस अपनी घड़ी का मतलब अपने समय का 2 घंटा मुझे दो, सिर्फ 2 घंटे। अगर इस 2 घंटे में एस 19 पे मैं आपकी कमांड नहीं कर दिया, और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए, अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो आप मुझे फोन कर देना, मैं आऊंगा और आपके मुंह पे इस तरीके से पैसे फेंक के चला जाऊंगा बच्चे। जितने पैसे बोलोगे उतने, बस 2 घंटे का समय मुझे दो आप, 2 घंटे का समय। सर कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं इस चैप्टर में एंट्री कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। आज मैं 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपने सिर्फ मुझे 2 घंटे दिए हैं और आपने भी कमिटमेंट किया है। इन 2 घंटे में आपके दिमाग में कोई इफ और नहीं आएगा। कमिटमेंट का मतलब होता है कि जो बातें मैं बोलूंगा, जितना बोलूंगा उतना ही सोचना है, उतने ही में ही आपको चलना है। इफ और दिमाग में नहीं आएगा। जब हमारा एस 19 प्रॉपर तरीके से एंड होगा मेरे बच्चे, गारंटी देता हूं आपके दिमाग के सारे इफ और खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सब्र करना जरूर, अभी कुछ इफ और मत आने देना। बस मेरी बात सुनो। बताओ सर, हम आपके साथ हैं, क्या करना चाहते हो? देखो, मैं इसमें एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी। ये बात तब की मेरे बच्चे, जब मैं बहुत छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा हुआ करता था। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले की बात है। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, आपके जैसा दिखा करता था। नहीं, आपके जैसे क्या, आपसे भी छोटा, मैं 11वीं 12वीं क्लास में हुआ करता था। तब की बात बता रहा हूँ, जरा कहानी सुनना यहाँ पे क्या है, और इस कहानी को बस आपको देखना है, आपको लिखना नहीं है। जब मेरा ये कहानी पूरा हो जाएगा ना, तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस कहानी को अपने कॉपी में कहीं लिख देना, रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा, और दूसरा कुछ भी नहीं। सुनो ध्यान से क्या है ये। आज से मेरे बच्चे 800 साढ़े 800 साल पहले की बात है। ये देखो जरा, ये मेरा स्कूल हुआ करता था, ये मेरा स्कूल हुआ करता था। ये बात आज से 900 साढ़े 900 साल पहले की है। ये मेरा देखो, ये स्कूल हुआ करता था। मुझे याद है आज भी वो स्कूल कैसा दिखता था, बिल्कुल ऐसा दिखता था बच्चे, बिल्कुल ऐसा। और ये स्कूल के मेरे जरा देखो, ये माननीय मतलब रिस्पेक्टेड हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। हमारे प्रिंसिपल ये बहुत मुझे पीटते थे, पता नहीं क्यों। मैंने तो एक बहुत बड़ी उपाधि अपने साथ जोड़ी है बच्चे। जिस भी स्कूल में गया बचपन से लेकर आज तक, उसमें पिटाई खाई है। टीचर से पिटाई नहीं खाया, लेकिन प्रिंसिपल से जरूर खाया। मैंने ये रिकॉर्ड बनाया बच्चे, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो वही मेरे स्कूल के, जब मैं बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में छोटा छोटा बच्चा था, तब के ही हमारे सर थे। वो 10वीं 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी नहीं था, वो 10वीं 11वीं क्लास था शायद, थोड़ा सा याद कर रहा हूँ।
ये हमारे प्रिंसिपल थे मेरे बच्चे, मैं लिख दूं यहाँ पे, ये हमारे प्रिंसिपल थे। एक बार क्या हुआ कि हम सभी लोग इनके पास गए और बोले प्रिंसिपल अंकल, प्रिंसिपल अंकल, प्रिंसिपल अंकल, आप एक काम करो ना, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लेकर आ जाओ, हमारे स्कूल में कंप्यूटर दे दो, हमें कंप्यूटर सीखना है, जमाना चेंज हो रहा है। मेरे बच्चे तब की बात कर रहा हूँ जब कंप्यूटर बहुत महंगे मिलते थे। आज तो 25-30 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन उस समय 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कंप्यूटर की कीमत हुआ करती थी। प्रिंसिपल ने हमारी बात सुनी, बोले कि ठीक है, मैं इस स्कूल में कंप्यूटर लेकर आऊँगा और तुम बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। तो इन्होंने देखा कि यार स्कूल में कितने कंप्यूटर लगेंगे, तो इन्होंने देखा एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 कंप्यूटर इनको रिक्वायरमेंट था। क्या रिक्वायरमेंट था जी? कंप्यूटर। अब देखो ये कंप्यूटर जो 5 इनको रिक्वायरमेंट था, ये कहाँ से लेकर आए? तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कंपनी अभी भी हुआ करती है, उस समय भी हुआ करती थी, लेनोवो। नाम तो सुना ही होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा। ये जो प्रिंसिपल था ना बच्चे, ये लेनोवो वाले के पास चला गया। लेनोवो, देखो ये उसका मालिक हुआ करता था, ये मालिक उसका। और हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया, लेनोवो के मालिक को बोला, लेनोवो के मालिक भैया, लेनोवो के मालिक भैया, आप एक काम करो, मुझे अपने स्कूल में कंप्यूटर लगाने हैं, आप हमें कंप्यूटर दे दो ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूछा बताओ कितने कंप्यूटर चाहिए। इन्होंने कहा 1 2 3 4 5। बोला कि ठीक है। कहा कि देखो जी कंप्यूटर जो है ना, इसकी जो कॉस्ट जो है वो पर आपका कंप्यूटर पर यूनिट आपका यहाँ पे 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए है। अगर आपको 5 कंप्यूटर चाहिए तो आपका टोटल कॉस्ट जो पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो कंप्यूटर का पड़ेगा वो 2 लाख इंटू 5 यानी कि 10 लाख रुपीज का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। 10 लाख का पेमेंट, 10 लाख पेमेंट करना पड़ेंगे। अब मेरे प्रिंसिपल ने सोचा यार 10 लाख रुपए एक बार में ही चला जाएगा। पहले महंगा हुआ करता था बच्चे कंप्यूटर, आप अपने पापा मम्मी से पूछ लेना, बहुत महंगा हुआ करता था। तो हमारे प्रिंसिपल ने सोचा कि यार 10 लाख रुपए एक बार में पेमेंट करना पड़ेगा, ये तो बहुत सारे पैसे चले जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो प्रिंसिपल ने लेनोवो वाले अंकल से एक रिक्वेस्ट किया, बोला लेनोवो वाले अंकल एक काम करो ना, आप जो ये कंप्यूटर दे रहे हो ना, मुझे बेचो मत, मैं खरीदना नहीं चाहता, आप ना मुझे लीज पे दे दो, मुझे आप लीज पे दे दो। क्या बोला उन्होंने जी, आप हमें लीज पे दे दो। सर लीज क्या होता है? देखो सिंपल शब्दों में बात करूं तो रेंट होता है बस। हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करो, आपके पास जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है ना, हम उसको खरीदना नहीं चाहते, आप एक काम करो हमें रेंट पे दे दो बस। इससे क्या होगा कि एक बार 10 लाख रुपए पेमेंट करने के बजाय हम आपसे रेंट पे ले लेंगे और पार्ट में क्या होगा, वो सामान हमारे पास यूज हो जाएगा। हमें तो यूज करना है, हम उसको मालिक बन के क्या करेंगे, हम मालिक बन के क्या करेंगे। लेनोवो वाले ने पूछा कि जरा बताओ प्रिंसिपल भैया कि आप जो ये कंप्यूटर रेंट पे लेना चाहते हो, लीज पे लेना चाहते हो, कितने वर्षों के लिए, कितने समय के लिए? तो प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करो, आप ना यहाँ पे हमें लीज पे दे दो 1 2 3 4 5 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए दे दो। हम 6 साल आपको इसका यूज करेंगे और 6 साल के बाद कंप्यूटर हम आपको वापस कर देंगे। मेरे बच्चे, लेनोवो के मालिक ने बोला कि यार आप कैसी बात कहते हो, आप लीज पे मांग रहे हो, हम देने को भी तैयार है और क्या कहते हो 6 साल के लिए। तो हमारे कंप्यूटर की जो लाइफ है ना, वो लाइफ ही टू द मैक्सिमम 6 ईयर्स की है, 6 साल चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो एक तरीके से आप सारा का सारा एंजॉय तो कर रहे हो, एक तरीके से सब कुछ आपके पास ही तो आ जाएगा। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 6 साल तक के लिए लीज पे लेने को तैयार हूं। आप एक काम करो, ये जो पैसा है ना, जो मुझसे आप इकट्ठा मांग रहे हो, इसको इकट्ठा मांगने के बजाय आप 6 साल यानी कि 6 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, हम आपको देने को तैयार है। मेरे बच्चे, उस केस में क्या हुआ कि ये लेनोवो के मालिक ने कहा कि ठीक है जी, आपका 10 लाख रुपए कॉस्ट है, हम 6 साल में इसको डिवाइड करने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि पेमेंट आप पूरे 10 लाख का आज नहीं कर रहे हो, आप अगले 6 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, 6 वर्षों में कर रहे हो, इसलिए हम इसमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ऐड करेंगे और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट होगा हम उतने पे आपको सामान देंगे और उसी प्राइस को हम क्या करेंगे, 6 आपका इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है
प्लस जो आपका इंटरेस्ट है ऐड कर लो, जितना इंटरेस्ट ऐड करना है, लेकिन पेमेंट आप हमसे एक बार में ना लो, पेमेंट हमसे एक बार में ना लो। और हाँ, मुझे इस कंप्यूटर की ओनरशिप भी नहीं चाहिए, मैं कंप्यूटर का मालिक नहीं बनना चाहता, मालिक आप ही रहो, मुझे मालिक नहीं बनना, बस मुझे काम करो, मेरे बच्चों को पढ़ाना है और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ये कंप्यूटर मुझे दे दो, इंटरेस्ट ऐड करना कर लो, कोई बात नहीं, हमें 6 पार्ट में पेमेंट कर दूंगा, यहाँ पे 6 पार्ट में कर दूंगा। तो ये जो लेनोवो का मालिक है बच्चे बोला कि ठीक है जी, हम आपको इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं। मान लो ये प्राइस मेरे बच्चे 12 लाख रुपीज आपका हो गया, मान लो। सर ये कैसे निकला 12 लाख रुपए, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया, कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, फिक्स्ड होगा, इंस्टॉलमेंट में कैसे, वो सारी बातें बात की है, मैं उन पर भी नहीं आना चाहता, मैं उस पर भी नहीं आना चाहता। मैं आपको बहुत प्यार से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, एक टिपिकल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, मैं 12 लाख रुपए आपको देने को तैयार हूं। मेरे बच्चे बात उठी कि अब ये इंस्टॉलमेंट जो बनेगा, मतलब जो लीज रेंट होगा, लीज रेंट जो होगा, जो रेंट हमसे लिया जाएगा, वो आखिर कितना कितना लिया जाएगा, कितना कितना। तो लेनोवो वालों ने इसके इंस्टॉलमेंट को फिक्स करने के पहले लेनोवो के मालिक ने क्या किया, प्रिंसिपल को फोन लगाया, बोला प्रिंसिपल भैया एक बात बताओ, कंप्यूटर तो 6 साल तक आप ही एंजॉय करोगे और कंप्यूटर फिर आपके पास ही रहेगा, तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि 6 वर्षों के बाद इस कंप्यूटर को बेच के आप मुझे कितना दोगे। प्रिंसिपल ने पूछा मैं क्यों दूंगा। हमने कहा कि यार कौन लेने देने का चक्कर करेगा, कौन लेने देने का चक्कर करेगा। 6 साल के बाद कंप्यूटर अब तो खराब ही हो गया, आपके पास ही रह जाएगा, मैं लेने आऊंगा, लेकर जाऊंगा, बहुत समय बर्बाद होगा, मैं ये काम नहीं करने वाला। आप मुझे बताओ कि आप इस कंप्यूटर को अगर 6 वर्षों के बाद आपको लेने का मन हुआ तो आप कितने में लोगे, मुझे ये बता दो, मुझे लिखित दे दो कि हम इतने पैसा आपको देने को तैयार हैं। पता है मेरे प्रिंसिपल ने क्या किया बच्चे, मेरे प्रिंसिपल ने एक कबाड़ी वाले को पकड़ा और कबाड़ी वाले को बोला कि कबाड़ी वाले भैया एक बात बताओ, ये कंप्यूटर जो आज नया है ना, जब 6 वर्ष गुजर जाएंगे तो तुम मुझे बताओ कि तुम इसको बेच के मुझे कितना पैसा दोगे। उसने कहा यार एग्जैक्ट कैसे बता दूं। बोला एग्जैक्ट छोड़ना, बताओ तो कुछ आसपास कितना पैसा मुझे दोगे। तो कबाड़ी वाले ने कहा कि देखो जी कोई बात नहीं, मैं आपको 20,000 रुपये देने को तैयार होऊंगा, मैं आपको 20,000, जो 2 लाख का कंप्यूटर है, हम 6 वर्ष के बाद आपको इसका 20,000 रुपीज आपको देने को तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चे वो कबाड़ी वाले ने जैसे ही बात बोला ना, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, इनको फोन लगाया, बोला लेनोवो भैया हम 6 साल के बाद इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि जो कंप्यूटर आपका है वो कंप्यूटर की वैल्यू कम से कम 20,000 रुपये होगी, मतलब मैं आपको 20,000 रुपये देने को तैयार हूं। यानी कि 6 वर्ष के बाद, एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6ठे साल के बाद हम आपको 20,000 रुपीज देने को तैयार हैं एज रेसिडिबल वैल्यू। रेसिडिबल वैल्यू मतलब ये एक गारंटी है मेरे बच्चे, ये एक गारंटी है। जरा बताओ इस गारंटी को किसने दिया है। सर प्रिंसिपल ने दिया है। किसको दिया है? सर वो लेनोवो वालों को। तो मेरे बच्चे ये जो है ना, ये कहेंगे गारंटी, ये जो गारंटी है गिवन बाय कौन जी, आपका लेसी। गारंटी किसने दिया? लेसी। सर लेसी कौन होता है? मेरे बच्चे प्रिंसिपल जो यहाँ पे है ना, वो लेसी कहा जाएगा, मतलब जिसने लीज पे सामान लिया है वो लेसी होता है, और जिसने लीज पे सामान दिया है हम उसको लेसर कहते हैं। ये लेसर है, मालिक है जिसने सामान दिया है जी आपका लीज पे, और जिसने लिया उसको लेसी। तो मुझे बताओ ये 20,000 रेसिडुअल वैल्यू इसको मिलेगा 6 वर्षों के बाद, इसकी गारंटी किसने दिया? सर लेसी ने दिया। तो गारंटी गिवन बाय लेसी कहेंगे और ऑन हिज बिहाफ, और ऑन हिज बिहाफ। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? मेरे बच्चे इसका मतलब समझाता हूं। मान लो ये प्रिंसिपल ना होता, कोई कंपनी होती, मान लो प्रिंसिपल ना होता, कोई कंपनी होती एक्स लिमिटेड, तो बताओ एक्स लिमिटेड कोई गारंटी दे सकता है क्या? क्या एक्स लिमिटेड कंपनी कुछ बोलती है क्या? नहीं सर, नहीं, कंपनी नहीं बोलती। तो बताओ कंपनी के बिहाफ पे कौन बोलता है? सर उनके डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो मेरे बच्चे डायरेक्टर्स जो हो गए ना, ऑन हिज बिहाफ हो गया। मतलब अगर मेरे और आपके जैसे इंसान की बात होगी तो गारंटी हम देंगे, मैं दूंगा, आप दूंगा, वो गारंटी हो गया गिवन बाय लेसी। लेकिन अगर कोई कंपनी हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, कुछ ऐसे सोसाइटीज हो गए, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कभी बोलते नहीं है, तो उनके बिहाफ पे क्या होगा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव से बच्चे वो गारंटी आपका देंगे। तो खैर कोई बात नहीं, हमें भी उतना नहीं सोचना। हमने कहा कि 5 साल के बाद 6ठे वर्ष में
प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, ये कंप्यूटर जो है ना, इनको बेचकर हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो ठीक है जी, ये बात बन गई। अब लेसर क्या करता है मेरे बच्चे, अब बनाता है इंस्टॉलमेंट। उसको पता है कि 20 लाख रुपए में से 20,000 रुपये तो हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो वो कहता है लेसी को कि देखो जी 20 लाख रुपए, 20 था ना, सॉरी 12 लाख रुपए। वो कहता है कि 12 लाख रुपए के आपके टोटल कंप्यूटर का प्राइस है जो हम आपसे चार्ज करेंगे। इस 12 लाख में ठीक है जी, आप कहते हो कि 20,000 रुपये आप हमें दे दोगे, तो 20,000 रुपये देने के बाद आपका 11,80,000 रुपये का अमाउंट बच गया, 11,80 का अमाउंट बच गया। ये 11,80 का अमाउंट मान लो हम आपसे 6 टुकड़े में लेंगे मेरे बच्चे, 1,96,667 का बन गया आपका इंस्टॉलमेंट। हमने क्या बोला जी, 1,96,667 का बन गया यहाँ पे लीज रेंट, यानी कि ये पैसा आपने क्या करना है, हर एक 7 है यहाँ पे, ये आपको एनुअली पे करना है, ये एनुअली पे करना है। और फिर आपका मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, 196,667 आपको ये एनुअली पे करना है। और 6 वर्षों के बाद आपने जो गारंटी दिया है कि 20,000 रुपये हमें मिल जाएगा, वो आपका गारंटी हुआ। मेरे बच्चे ये गारंटी जब देता है ना, तो मिनिमम देता है, कम से कम, ताकि इस पर कोई बर्डन ना पड़े। मान लो इसको लगता है कि यार नहीं, बेच के हमें 5,000 ही मिलेगा, तो ठीक है 5,000 की गारंटी। अगर 5,000 की गारंटी दोगे तो अकॉर्डिंगली ये बढ़ जाएगा आपका। तो वो मतलब एनी हाउ देखा जाए तो ना इसको कोई घाटा हो रहा, ना इसको कोई घाटा हो रहा है। गलत बोल रहा हूँ क्या मेरे बच्चे, गलत बोल रहा हूँ क्या? आप बताओ, प्रिंसिपल का बर्डन जो था वो तो खत्म हो गया। एक तो पहले कौन कंप्यूटर लेगा, रखेगा, फिर उसको बाद में ऑनरशिप रखो, उसका रिपेयरिंग कराओ, ये कराओ, कौन चक्कर करेगा, कौन चक्कर करेगा? इसने सिंपली इनको बोला भैया दे दो रेंट पे, अगर बीच में कुछ हुआ तो मैं आपको वापस कर दूंगा, नहीं तो हमारे पास रहेगा ये 6 साल तक, हम इसको यूज करेंगे। और हाँ, 6 वर्षों के बाद हम क्या करेंगे, 20,000 आपको यहाँ पे दे देंगे एज ए रेसिडुअल वैल्यू आपका। मेरे बच्चे ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ, जरा इस एग्रीमेंट में ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल ने लेसर से क्या लिया? सर कंप्यूटर लिया। आप मुझे बताओ, ये जो इंसान है क्या कंप्यूटर का 1 वर्ष 2 वर्ष यूज कर रहा है या लगभग पूरा लाइफ यूज कर रहा है? सर पूरा लाइफ लगभग यूज कर रहा है सर, लगभग पूरा लाइफ। देखो ना 6 साल, उसके बाद कुछ बचेगा, पता नहीं क्या बचेगा, उसकी वैल्यू कुछ हो भी कि नहीं होगी, कौन जानता। लेकिन सर पूरे साल इसने यूज किया, सर पूरे साल यूज किया। ठीक है, देखो जरा बताओ कि जो प्राइस डिसाइड हो गया है 12 लाख रुपए, मान लो कल को कंप्यूटर की प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, मान लो एक बात कहता हूं कि प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, तो क्या ये इंस्टॉलमेंट कम ज्यादा होंगे क्या? नहीं सर नहीं, कम ज्यादा नहीं होंगे। यानी कि मेरे बच्चे, अगर मान लो इससे जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर से रिस्क है या रिवार्ड है, रिस्क का मतलब प्राइस कम हो जाना, रिवार्ड का मतलब कि प्राइस और बढ़ जाना, ये सारे रिस्क रिवार्ड अब इनके पास है, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो आपने क्या किया जी, इनको सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, पेपर इनके नाम पे भी ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन एक तरीके से सामान क्या किया, आपने बेच दिया, क्योंकि आपके पास से सामान चला गया, अब इनके पास निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? सर हाँ, सर हाँ। तो मैंने एक बात बताना है मेरे बच्चे, ये जो एग्रीमेंट हुआ ना इस प्रिंसिपल के बीच में और इस लेसर के बीच में, मतलब इस लेसी और लेसर के बीच में, ये आपका फाइनेंस लीज होता है, फाइनेंस लीज। अच्छा सर, लीज में भी कुछ और भी टाइप होते हैं क्या? हाँ बच्चे, लीज के अंदर भी 2 टाइप आपके होते हैं, एक फाइनेंस और एक होता है ऑपरेटिंग लीज आपका। एक फाइनेंस एक ऑपरेटिंग होता है। मैंने अभी फाइनेंस लीज के बारे में बताया, जिस लीज में लगभग मुझे क्या दिख रहा है कि एसेट्स का जो रिस्क रिवार्ड है वो लेसी के पास चला गया। लेसी क्या करेगा, जो भी आपकी कॉस्ट है वो पूरा का पूरा पैसा पे करेगा। हाँ ऑब्वियस बात है, क्योंकि पेमेंट पार्ट में कर रहे हैं तो कुछ आपको फाइनेंस चार्ज भी पे करना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट पे किया मेरे बच्चे, हम इसको अगर नाम दे दें कि एक तरीके से फाइनेंस चार्ज, जो पैसे आपने पार्ट में पेमेंट करने की बात की है, तो ये फाइनेंस चार्ज एक तरीके से आपको पे करना पड़ा। ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है जी कि कितना अमाउंट होगा, तो ये बहुत कुछ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहा है, क्या फाइनेंस चार्ज कर रहा है बच्चे। और इंस्टॉलमेंट जो होगा वो इसके ऊपर में, प्लस आपका जो आपने गारंटी दिया है कि रेसिडुअल वैल्यू क्या होगा एट द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि 6 ईयर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। बात समझ में आ गई? सर हाँ, सर हाँ। सर मत पढ़ाओ सर, इसको मत पढ़ाओ सर, इसी की कुछ कहानी बताओ ना। आओ मैं बताता हूं, छोड़ो AS19 की बातें, मैं कुछ और कहानी सुनाता हूं, कुछ और कहानी। एक बात बताओ, ये जो लेनेवो का जो मालिक है लेसर, इसने इनसे पूछा कि जरा बताओ, ये
आपका 6 वर्षों के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो बेचकर मुझे आप कम से कम मतलब कितना पैसा देने की गारंटी देते हो? तो मेरे बच्चे इन्होंने गारंटी कितने का दिया था? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का। क्या लेनेवो वाला इनको ही बेचेगा? क्या इनको ही बेचेगा? नहीं सर, नहीं बेचेगा। नहीं, इन्होंने तो इस इंस्टॉलमेंट को तय करते समय इन्होंने क्या किया, इनसे सिर्फ एक गारंटी लिया है कि आप बताओ कि भैया 6 साल के बाद जब कंप्यूटर खत्म हो जाएगा तो उसकी कितनी स्क्रैप वैल्यू आप मुझे पे करने को तैयार हो? तो वो कहता है कि 20,000 रुपए। लेकिन मेरे बच्चे ये बिजनेसमैन है, ये लेसर जो है ना वो बिजनेसमैन है। वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, आपने इनसे तो गारंटी ले लिया, इसके बाद आप मार्केट में और निकलते हो, लोगों को ढूंढते हो, शायद कोई दूसरा स्कूल वाला, कोई दूसरा पार्टी आपको कुछ और भी गारंटी दे दे। हुआ ऐसा ही, मैं आपको बताऊं कि ये तो मेरे स्कूल की बात थी। मेरे ही गांव में एक और भी स्कूल हुआ करता था बच्चे। ये देखो वो स्कूल कैसा आपका है। आप देख रहे हो ये स्कूल थोड़ा टूटा फूटा दिख रहा है। इसका प्रिंसिपल भी जो था ना बच्चे थोड़ा सा टूटा फूटा था, मतलब बहुत ज्यादा स्थिति इसकी नहीं थी। ये भी स्कूल वाला जो है ना अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहता है, लेकिन इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो इतना पेमेंट कर दे। तो अब लेनोवो का जो मालिक है ना लेसर, वो गया इनके पास, बोला कि एक बात बताओ जी, आपको आज नहीं 6 वर्षों के बाद अगर मैं ये कंप्यूटर आपको दे दूं तो आप कितने में लेना पसंद करोगे? पर बच्चे इसने कहा कि यार कंप्यूटर आ जाएगा, थोड़ा रिपेयरिंग करा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। तो इसने कहा कि ठीक है जी, मैं इस कंप्यूटर के बदले में आपको 50,000 का अमाउंट पे करने को तैयार हूं। 6 वर्ष के बाद, आज नहीं 6 वर्ष के बाद जब ये कंप्यूटर बेचने का नौबत आएगा तो इसने एक दूसरे आदमी को अप्रोच किया, बोला कि बताओ जरा आप इस कंप्यूटर को कितने में लेने में तैयार हो जाओगे? तो मेरे बच्चे इस टूटे फूटे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि मैं इसके 50,000 रुपये आपको देने के तैयार हूं। मेरे बच्चे इसके पास जो गारंटी आया है ना, ये लेनोवो के मालिक ने जो 6 वर्षों के बाद इस कंप्यूटर को बेचकर जो रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा, वो गारंटी जो इसने लिया है वो 2 जगह से लिया। एक गारंटी इनसे लिया, यानी कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से। ये तो लेसी है जिससे गारंटी लिया। मेरे बच्चे अब इनके सिवाय जिससे भी वो गारंटी लेगा ये हो जाएगा गारंटी, इसे कहेंगे गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी। मेरे बच्चे थर्ड पार्टी का मतलब होता है पहला पार्टी लेसर, दूसरा पार्टी लेसी, और तीसरा पार्टी क्या हुआ जी? ये टूटे फूटे स्कूल का मालिक, जो कि थर्ड पार्टी आपका हो गया। मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि लेसर को इसने गारंटी 20,000 का दिया है, इसने गारंटी 50,000 का दिया है। तो बताओ जरा, ये लेसर अगर कल को ये सामान बेचेगा तो किसको बेचना पसंद करेगा? क्या वो लेसी को बेचेगा या थर्ड पार्टी को बेचेगा? सर ऑब्वियस सी बात है सर, वो थर्ड पार्टी को बेचेगा, क्योंकि सर थर्ड पार्टी वाला जो है ना वो 50,000 की गारंटी दे रहा है, तो सर वो उनको बेचना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ तो बेचने पे आपका 20,000 मिलेगा, उनको 50 में बेचेगा। सर ये क्यों बता रहे हो? आप चिंता ना करो, ये सारे वर्ड मेरे AS19 में आगे यूज होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई मेरे बच्चे, तो आगे कोई भी टॉपिक होगा इसके अंदर में आपके बच्चे का खेल बन जाएगा। बस मेरी कहानी सुनो मेरी कहानी, बचपन में क्या क्या मेरे साथ हुआ था, कैसे मैंने पढ़ाई की थी, कैसे प्रिंसिपल ने स्ट्रगल किया था। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो आदमी है जब इससे गारंटी लिया 20,000 का, तो क्या कभी ये धोखा नहीं दे सकता? क्या नहीं दे सकता? सर दे सकता है, तभी तो दूसरे से गारंटी लेने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है बच्चे, कि कल को मान लो इसने गारंटी तो दिया है, कहीं बदमाश इंसॉल्वेंट हो गया, मर गया, कुछ और हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस केस में गारंटी कुछ भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है और ये आपका 10,000 भी हो सकता है। मतलब कहने का कि जो गारंटी इसने थर्ड पार्टी से लिया, इस अमाउंट से ज्यादा भी हो सकता है, इस अमाउंट से कम भी हो सकता है मेरे बच्चे। तो ये हमने आपको बताया, कुछ वर्ड आपको मैंने दिया, जरा देखो कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आई। एक तो हमने कहा आपका कि एक आपका फाइनेंस लीज में क्या होगा, एक तरीके से एसेट्स का जितना लाइफ या लगभग पूरा लाइफ आपने क्या किया जी, एंजॉय किया है ना। ये सिर्फ क्या करता, आपको मालिक नहीं बनाता, क्योंकि 6 वर्षों के बाद इसके पास 2 उपाय होगा, या तो वो सामान आपको ही बेच देगा बहुत लो कॉस्ट पे, या फिर वो किसी और को बेच देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
है ना बच्चे। हाँ, हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप चाहो तो 20,000 रुपये में ले लो, ना लिए तो कोई बात है, हम दूसरे को बेच सकते हैं। कई सारी बातें निकल के आती हैं, हम देखेंगे इसके बारे में। तो फाइनेंस लीज निकल के आया। हमने कहा कि देखो जी, इसके अंदर में एक वर्ड निकल के आया, एक लेसी और एक लेसर। लेसर जो ट्रू ओनर है उस एसेट्स का, और जो उसको रेंट पे, लीज पे ले रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, लेसी का नाम देंगे, वो हमारा लेसी कहा जाएगा। एक और बात मेरे बच्चे, ये जो गारंटी देगा वो कितने का देगा, मान लो 20,000 का, इसे कहा जाएगा गारंटी गिवन बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। या तो लेसी देगा या उसके बिहाफ पे जो गारंटी ये लेसर किसी और से लेगा उसको हम बोलेंगे गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी। यहां पे याद रहेगी बात याद रहेगी। अरे रहेगी बात याद सर? हाँ सर, हाँ, चिल्लाओ मत सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सुनो मेरी बात सुनो। ये देखो आप, ये देखो, एक बात बताओ, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे ही पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि ये जो लेनोवो का मालिक है, इसके पास गारंटी दो जगह से आई, दो जगह से, एक इनके पास से आई जी और दूसरा क्या इनके पास है, आई ना बच्चे? सर हाँ आई। अच्छा बताओ, इनके लिए जब मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल है, आप बताओ इनके लिए ये गारंटी कोई मायने रखेगा क्या? आप बताओ इनके लिए ये कोई गारंटी मायने रखता क्या? नहीं सर नहीं, इनको कुछ मतलब ही नहीं है। वो थर्ड पार्टी कौन है, उस थर्ड पार्टी ने कितने की गारंटी दिया है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है सर, इनको मतलब नहीं है। हाँ, इनको मतलब हो सकता है क्योंकि ये इनके कॉन्टेक्ट में, ये तो इनको जानते भी नहीं है, तो इस गारंटी से इनको कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, इसको फाइनेंस लीज कहते हैं, फाइनेंस लीज आपका। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने कहा था एक वर्ड और, ऑपरेटिंग लीज। सर वो क्या होता है? छोड़ो ना बात की बातें, सारी बातें आज ही सीख लोगे क्या, अभी सीख लोगे क्या? फिर तो दिमाग में खिचड़ी बन जानी है। पहले इस पे फोकस करो ना। मैंने आपको क्या बताया? हमने कहा आपका यहाँ पे फाइनेंस लीज होता है। सिर्फ फाइनेंस लीज में यही बातें होती है कि और भी बहुत सारी बातें होती है बच्चे, बहुत सारी बातें होते हैं। आइए, मैंने एक नोट्स आपके लिए तैयार किया है, इन्हीं के ऊपर में मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखाता हूं, आप सुनो मैंने क्या लिखा है, और जितनी बातें क्लास में हम नोट डाउन करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने ये रजिस्टर जो तैयार किया है, इसको तैयार करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने अप्लाई किया है। मैंने उतनी ही बातें लिखी है और वही चीज लिखा है जो आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उससे हटके कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं लिखा। तो आपने क्या करना है, जितनी बातें लिखाऊंगा वही फोकस करना है, कोई दूसरी बुक कुछ भी रेफर नहीं करना। मेरी बुक को अगर रेफर करना है तो सिर्फ क्वेश्चन को देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर आपका जो लास्ट में मैंने दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर में। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होता है। मैं भी डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इन्हीं डायग्राम से जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा। लिखिए मेरे साथ, शुरू करेंगे। सर ये डायग्राम बना लें, आप चाहो तो अभी बना लो, चाहो तो आप एक काम करना, जब क्लास मेरी एंड हो जाएगी ना उसके बाद आप इसको बना लेना, आपकी मर्जी है, लेकिन प्रेफरेबल होगा कि क्लास को बीच में आप रोकोगे नहीं। आप शुरू करो मेरे साथ, यहाँ पे लिखना पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखिए मेरे साथ। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एस का, लिखना इज टू प्रिस्क्राइब। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिस्क्राइब, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब फॉर लेसी, फॉर लेसी एंड लेसर, एंड लेसर। लेसी यहां पे कौन था हमारा सर? प्रिंसिपल। लेसर कौन था? वो आपका लेनोवो का मालिक, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिस्क्राइब फॉर लेसी एंड द लेसर, कॉमा, द एप्रोप्रिएट accounting policies, appropriate accounting policies and disclosure in relation to finance lease and operating lease आपका, ठीक है। मैं वही बातें समझा रहा था, जरा आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 के अंदर में, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कि आखिर मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है ऑफ लीज। पहले लीज का मतलब बता दो, फिर तो हम आएंगे फाइनेंस क्या होता है। तो लिखना यहाँ पे लीज इज एन एग्रीमेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है लीज पे नोट्स लिखने का। तो इज एन एग्रीमेंट
वेयर बाय कहता है कि द लेसर, वेयर बाय द लेसर, जो लेसर है, वेयर बाय द लेसर, लेसर का मतलब क्या होता है जी ब्रैकेट में, लीगल ओनर ऑफ द एसेट। आप बताओ हमारे एग्जाम्पल में लीगल ओनर कौन था सर, यहाँ पे लेसर था सर, लेसर था। तो लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लेसर, जो लीगल एग्रीमेंट है, कन्वेज देता है टू द लेसी, आगे ब्रैकेट में अनदर पार्टी। जरा बताओ सेकेंड पार्टी यहाँ पे कौन था सर, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल था, आपके नहीं, मेरे स्कूल का, हाँ सर आप ही के स्कूल का। कहता है कि इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट, मतलब जो आप एसेट्स यूज करेंगे उसके बदले में एक पेमेंट करेंगे, और सीरीज ऑफ पेमेंट मतलब या तो पूरा पेमेंट एक बार में कर दो या फिर पार्ट में इंस्टॉलमेंट बना। देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, इंस्टॉलमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट आपका कहता है कॉमा सीरीज ऑफ पेमेंट, क्या जी क्या दे रहे हैं, द राइट, हम दे रहे हैं आपको, कन्वे कर रहे हैं टू द रेसी, द राइट टू यूज एन एसेट, right to use an asset for agreed period of time। मेरे बच्चे आपने यहाँ पे क्या क्या ध्यान देना कि लीज का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे लेसर जो है लेसी को कन्वे करता है, राइट देता है, अधिकार देता है अपने एसेट्स को यूज करने का फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लमसम अमाउंट, या तो पेमेंट एक बार में कर दो और द सीरीज ऑफ पेमेंट उसके बदले, मेरे बच्चे, है ना। ठीक है, अब लिखो जरा पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे आप यहाँ पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS19। AS19 कहाँ अप्लाई होगा, तो कहते हैं कि इट अप्लाइज टू ऑल लीज, जितने भी लीज होते हैं मेरे बच्चे सब पे अप्लाई होगा, ऑल लीज एग्रीमेंट्स जितने भी होंगे सब पे अप्लाई होंगे। लेकिन कहता है एक्सेप्ट, छोड़ दो इनको, एक्सेप्ट फॉलोइंग, कौन सी चीजें छोड़ने की बात कर रहा है जी वो, तो कहता है कि भैया आप नंबर ए लिखो यहाँ पे, जिस पे AS19 फॉलो नहीं होगा, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर या टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने का आपने कोई लीज एग्रीमेंट साइन किया है मेरे बच्चे, उस पे AS19 काम नहीं करेगा। सच है जैसे कि आपका गैस हो गया, ऑयल हो गया, टिम्बर हो गया, मिनरल राइट्स हो गए एक्सेट्रा, इन पे ये फॉलो नहीं किया जाएगा, लिखेंगे आप यहाँ पे बी, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, LICENSING, लाइसेंसिंग, कोई लाइसेंस एग्रीमेंट आपने किया है जी सर, किसी का एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर आपका आइटम्स सच एज, जैसे कि आपका मोशन फिल्म हो गया, है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे प्ले हो गया, आपका पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। मतलब बच्चे इन पे आपका AS19 नहीं काम करेगा, एक्चुअली इस पे काम करता है AS26। तो जिन पे भी AS26 आपका एप्लीकेबल होगा, जिस एग्रीमेंट के ऊपर में पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कोई प्ले आपने डिजाइन किया है, कोई मोशन फिल्म डिजाइन किया है, कोई फिल्म डिजाइन किया है, तो उस पर ये काम नहीं करेगा AS19। एंड सी में ध्यान से कहता है कि लीज एग्रीमेंट
टू यूज लैंड, लैंड को यूज करने का जो हम लीज एग्रीमेंट करते हैं बच्चे, उस पे ये एस काम नहीं करेगा, एक्सक्लूसिवली इसको मना किया गया है। आई बात समझ में? सर हाँ। फोर्थ लिखो यहाँ पे, फोर्थ लिखेंगे आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज, लीज आखिर होते कितने तरीके के हैं मैंने आपको बताया। एक मेरे बच्चे होता है फाइनेंस लीज, एक होता है आपका फाइनेंस लीज, और एक आपका होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज। एक आपका फाइनेंस लीज और एक आपका होता है ऑपरेटिंग लीज। हमने थोड़ा बड़ा डिस्कशन किया है फाइनेंस लीज के बारे में, लेकिन डिस्कशन बहुत आगे जाएगा। मैं इसको इन डेप्थ एक एक बातें आपको समझाऊंगा और लिखाऊंगा। आप पहले यहाँ तो कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे इससे मिटाना पड़ेगा मेरे बच्चे। बिना मिटाए मैं इसको भी नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि मेरी सारी कहानी, सारे नोट्स इसी से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनको छोड़कर मैं इनको मिटाऊंगा, ताकि मैं यहाँ पे जगह बना पाऊँ। आप कहो, अगर आप कहो तो मैं इसको मिटा दूँ, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं और आगे मैं आपको लेके बढ़ाऊं। हाँ सर, हाँ मिटा दो सर, मिटा दो। लो, मैंने आपको कहा लीज दो तरीके के होते हैं मेरे बच्चे, एक फाइनेंस, एक आपका ऑपरेटिंग। तो मैं आओ ना धीरे धीरे आपको फाइनेंस लीज पे लेके चलूं। बहुत मजा आता है वहां पे, बहुत सुहानी हवा चलती है बच्चे। लिखो यहाँ पे नंबर ए में पहले आपने क्या बोला, फाइनेंस लीज। ये बहुत प्यारा जगह है। एक बार आप इस जगह से जाके प्यार कर लो तो फिर आपको यहां से हटने का मन नहीं करेगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चैप्टर का आ जाए, आप वहां पे बस फाइनेंस लीज लिखना शुरू कर दोगे। इतना प्यार आपके अंदर भर दूंगा, इतना प्यार आपके अंदर भर दूंगा। लिखो मेरे साथ, फाइनेंस लीज होते क्या है, लिखना डैश दे के इसके आगे में। इज अ लीज दैट ट्रांसफर, लिखेंगे यहां पे दैट ट्रांसफर्स substantially कहता है कि all the risk and rewards incident to ownership, लिखिए यहाँ पे इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट। सुना मेरी बात? लिखेंगे यहाँ पे कि आपका यहाँ पे कहता है ओनरशिप टाइटल, जो ओनरशिप का टाइटल है, ध्यान से देखना एक एक वर्ड को। ओनरशिप जो टाइटल होगा, टाइटल में और मे नॉट ट्रांसफर। देखो एक एक वर्ड जो है ना मेरे बच्चे, एक एक हीरे के बराबर है। मैं इसका मतलब समझाता हूं, मे और मे नॉट ट्रांसफर्ड कर दो। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं ये देखो। कहता है कि इज ए लीज that transfer substantially all the risk and reward। मेरे बच्चे, इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो भी रिस्क है, कल को प्राइस कम हो गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, कल को प्राइस बढ़ गया तो भी फायदा आपको मिलेगा। तो जितने भी रिस्क रिवार्ड है, इंसिडेंट जो जुड़े हुए हैं इस एसेट्स की ओनरशिप से, अब वो फायदा घाटा मेरा नहीं, वो आपका हो जाएगा। हाँ, ओनरशिप जो है मैं आपको दे भी सकता हूं, नहीं भी दे सकता हूं। ओनरशिप टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो भी सकता, मे ट्रांसफर और मे नो ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर करना यहाँ पे लीज पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। डिपेंड करता है मेरे बच्चे कि उससे जुड़ा हुआ जो रिस्क रिवार्ड है वो आपको ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया। आई बात समझ में? सर हाँ, आगे बढ़ो ना सर, आगे बढ़ो ना। लिखो यहाँ पे, इसके बाद आपका फाइनेंस लीज के बारे में लिखना इंडिकेटर। इसी के अंदर लिखेंगे आप यहाँ पे इंडिकेटर। क्या क्या हमें इंडिकेट करेगा जी? इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हमें उस एग्रीमेंट में दिख जाए जिस चीज को दिखने के बाद हमें लगता है कि हाँ जी ये फाइनेंस लीज ही है। कैसे पता चलेगा? तो लिखो इसको समझने के लिए पॉइंट नंबर 1 आपका, पॉइंट नंबर, मेरे बच्चे इंडिकेटर्स हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक आपको दिख जाए तो आपका दिमाग कहे कि हाँ ये फाइनेंस लीज का ही एग्रीमेंट है, ये ऑपरेटिंग का नहीं है। सर सुनो ना सर, आप जरा बता दो ना सर ऑपरेटिंग क्या होता है। नहीं बताऊंगा बच्चे, मैं चाहूं तो भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मुझे ये मेरी आत्मा अलाव ही नहीं करती।
वो कहते हैं इन बच्चों को जरा समझा दो पहले फाइनेंस क्या होता है। अगर वो इंडिकेशन इनका मैच करना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा उनको कि आपका ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। एंड ऑपरेटिंग लीज को समझाना 30 सेकंड का काम है। 30 सेकंड। मैं चाहता ही नहीं कि वो सिंपल बातें मैं आपको समझाऊं, पहले वो बातें बताऊं जो आज से 2000-2500 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था और उस समय कोई पूछता था, लोग मर जाते थे, लोग पता नहीं कैसी कैसी कहानियां बनाते इसके बारे में। पहले वो समझाऊं बच्चे, पहले वो समझाऊं। आओ जरा इंडिकेटर बताना चाहता हूं फाइनेंस लीज का। लिखिए मेरे साथ यहां पे नंबर 1 पहला कहता है कि द लीज कहता है कि transfer ownership of the asset, ownership of the asset to the lessee by the end of lease term। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। कहता है कि अगर आपको ऐसा दिखे कोई किसी एग्रीमेंट के अंदर में जिसमें ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे इसको बोलते हैं हम फाइनेंस लीज। पता है हमारे देश में जो गवर्नमेंट है ना, और मैं अपने दिल्ली की बात बताऊं आपको, दिल्ली में देयर इज DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करते हैं, अपने फ्लैट्स बना के बेचते हैं। अब तो ये फ्री होल्ड होना शुरू हो गया। मैं बात बहुत पहले कहता हूँ, आज से 10-12 साल पहले ये अपने जो घर होते थे ना बच्चे, वो लीज पे बेचा करते थे, फाइनेंस लीज पे, कि भैया आप एक काम करो, लीज पे ले लो, 99 साल 100 साल जितने लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी आप इंजॉय करो, लेकिन उतने वर्षों के बाद हम क्या करेंगे, हम ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। उतने वर्ष के बाद, अभी नहीं। सर इससे उनको क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट को फायदा होता है बच्चे, क्योंकि उन्होंने लीज पे आज आपको दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है। तो कभी उस जगह को अगर उनको यूज करना किसी और काम के लिए, तो आपसे जो पैसा लिया गया है ना, उस पैसे का आपको वापस करके वो जगह वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर उस जगह की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर क्या कुछ भी कर लें। आपको दिल्ली की कहानी बताऊं, दिल्ली में एक एम्स है मेरे बच्चे, यहाँ पे हॉस्पिटल है। पहले वहाँ पे ना बहुत सारे DDA के फ्लैट्स हुआ करते थे, लोग वहाँ रहा करते थे। उसके बगल में जो फ्लाईओवर बना वहाँ पे, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फ्लाईओवर बनाना था, उन्होंने सारे घर तोड़ दिए। कोई केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस जगह का लीगल ओनरशिप अभी DDA के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास है। हाँ, उन फ्लैट वालों का कंपनसेशन वापस किया गया और उस जगह को हमने क्या क्या ले लिया। तो ये फायदा मिलता है गवर्नमेंट को फाइनेंस लीज का, कि हम आपको ये कब ट्रांसफर करेंगे जी, लीज टर्म एंड हो जाने के बाद। लिखेंगे B। अगर ये ना दिखे तो शायद कुछ ये दिख जाए। क्या जी? कहता है कि लेसी has the option lessee has the option to purchase the asset, to purchase the asset at a price which is expected to be much lower than its fair value at the date of option, लिखेंगे at the date of option became exercisable, आपका। कहता है फुल स्टॉप के बाद it is reasonably certain that option will be exercised
सर इसका क्या मतलब निकल गया? मेरे बच्चे बहुत हद तक ये यही है जो हमने पहला पॉइंट लिखा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक हम आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर करने की बात नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये क्या है आपका, तो एक तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा हायर परचेज एग्रीमेंट, जो हायर परचेज के एग्रीमेंट नहीं होते हैं, अगर आपने एचपी पढ़ा होगा या फिर बाद में पढ़ेंगे, तो हायर परचेज के एग्रीमेंट क्या होते हैं बच्चे, इसी के अंदर कवर होते हैं। दे आर फाइनेंस लीज आपका यहाँ पे। दूसरा क्या हुआ जी, हमने यहाँ पे क्या बोला कि देखो जी आपका, हम आज आपको नहीं देते ओनरशिप, लेकिन जब लीज टर्म खत्म होगा हम एक ऑप्शन आपको देंगे, एक ऑप्शन आपको देंगे कि भैया आप चाहो तो उस सामान को आप हमसे परचेज कर लो, लेकिन वो प्राइस जो होगा ना रिलेटिवली बहुत 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 लोअर होता है। सर बहुत लोअर का मतलब क्या? कहते हैं कि उस टाइम पे जो प्राइस उस एसेट्स का रहेगा उसके मुकाबले में बहुत कम। मेरे बच्चे जनरली वो प्राइस 100 रुपये, 200, 500, 1000 रुपये, 2000 होगा। सॉरी, अगर मान लो कोई फ्लैट है और फ्लैट की कीमत मान लो उस समय 5 करोड़ रुपए है, तो हम 5 करोड़ आपसे चार्ज नहीं करेंगे, हम आपसे 200, 400, 500 रुपये चार्ज करेंगे, एक फॉर्मेलिटी के रूप में बस आपका, कि भैया हम आपके नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है? बताया ना, पिछला रीजन ही यहां भी काम करता है बच्चे, ताकि मैं अगर बीच में रिक्वायरमेंट हो तो एसेट्स को कंपनी मतलब डीडीए जो है अपने पर्पस के लिए यूज कर लो, दूसरा कोई मोटिव नहीं होता। हाँ, यहां ध्यान देना, ऑटोमेटिक ट्रांसफर है। यहां पे क्या होगा कि लेसी को ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, लेसी को ऑप्शन दिया जाएगा कि भैया आप चाहो तो इतने वर्ष के बाद हमसे परचेज कर सकते हो, इतने में। देखो ना, बहुत कम प्राइस बताया जा रहा है, जनरली उसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा उसके मुताबिक आपका। तो ये चीजें आपको यहां बताया गया, और ये रीजनेबली सर्टेन होता है, लगभग पक्का है कि भैया ऑप्शन को जो लेसी है वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि बहुत कम प्राइस में देने के बाद उठती है। जनरली जितना प्राइस है हम लगभग पूरा स्टार्टिंग में क्या कर चुके हैं, आपसे चार्ज कर चुके हैं, इसलिए बच्चे, इसलिए ऐसा होता है। फिर आएंगे आप जरा पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3, लीज term is for the major part of economic life of the asset। मेरे बच्चे आपके एसेट का जो मेजर, देखो ना, लगभग पूरा लाइफ आपने एंजॉय किया, तो ये कहता है कि आपका मेजर पार्ट आपका है जी, आपने यूज कर लिया। लीज टर्म जो है इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स। आपका 4th लिखेंगे आप यहाँ पे, 4th लिखेंगे, 4th। अच्छा, ये कब होगा? अगर ट्रांसफर किया तो पूरा लाइफ आपने एंजॉय किया। ये तब होगा बच्चे इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर। अगर हम टाइटल मतलब ओनरशिप टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, अगर हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो भी आपने मैक्सिमम पीरियड उसका यूज कर लिया अपने पास आपका। 4th लिखेंगे आप यहाँ पे, 4th कहता है कि एट द इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग, कमेंसमेंट ऑफ लीज। लीज को आपका इंसेप्ट यानी कि स्टार्ट करने के टाइम कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मेरे बच्चे मिनिमम लीज पेमेंट को हम शॉर्ट में MLP कहेंगे, M फॉर मिनिमम, L फॉर लीज, P फॉर पेमेंट। कहते हैं कि एट द इंसेप्शन ऑफ लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट्स टू at least substantially all the fair value of the asset। आपके एसेट का जो फेयर वैल्यू है वो लगभग सरसरी। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये बात अभी पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसी में पूरी क्लास आगे चलनी है। एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज के स्टार्ट करने के टाइम पे जो लीज पेमेंट आप कर रहे हो, ये देखो सारे लीज पेमेंट आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में इतना। ये जो लीज पेमेंट हो रहा है इनका जो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब ये जो आपका है इनकी आज की वैल्यू। मेरे बच्चे ये देखो ये अमाउंट कैसे बना था, तो आपके जो कॉस्ट था ना उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके,
जरा बताओ, अगर ये सारे पेमेंट आज कर देते स्टार्टिंग में ही, अगर ये सारे पेमेंट में स्टार्टिंग में ही कर देता, तो जरा बताओ प्रिंसिपल से 12 लाख रुपए का अमाउंट चार्ज होता कि 10 लाख रुपए का चार्ज होता? बोलो ना। अगर ये लेनेवो का मालिक इनसे स्टार्टिंग में ही सारा पेमेंट ले लेता तो 12 लाख रुपए, यानी कि इन सबको जो ऐड करके अमाउंट आ रहा है वो लेता, या सिर्फ 10 लाख रुपए लेता? सर फिर 10 लाख लेता सर, फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरे बच्चे वही कह रहा है आपका कि जो मिनिमम लीज पेमेंट है, जो पेमेंट आपका हो रहा है लीज पेमेंट का जी, इसका प्रेजेंट वैल्यू का मतलब सिंपली इतना समझना फिलहाल कि इंटरेस्ट को छोड़कर जो अमाउंट आ रहा है वो आपके एसेट्स का जो फेयर वैल्यू होगा ना बच्चे, जरा बताओ आज एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए, हम वो उसी के बराबर होगा। सुना मेरी बात सुनो। अभी ये बात पूरी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सब्र करना, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग में बैठाऊंगा। ये कह रहा है इस पॉइंट के अंदर में कि भैया जो आपके कंप्यूटर का कैश प्राइस है वो कितना होगा? तो कहते हैं कि जितने पेमेंट आप कर रहे हो, इन सारे पेमेंट का आज का वैल्यू देखो ना, इन सारे पेमेंट में आज के वैल्यू में क्या सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क है? अगर मैं इंटरेस्ट को हटा दूं तो आज की वैल्यू निकल के आ जाएगा, और यही इसका फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू का मतलब कि आज का मार्केट प्राइस है ना बच्चे। अरे लेनेवो वाला अगर कंप्यूटर आज आपको बेचेगा कैश पे तो कितने बेचेगा? 10 लाख में, यही उसकी फेयर वैल्यू है। वही तो कह रहा है कि जितना भी लीज पेमेंट कर रहे हो उसकी आज की वैल्यू जो है उस एसेट्स के फेयर वैल्यू यानी कि 10 लाख रुपए के बराबर है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ना, मैं आपको सारी बातें क्लियरिफाई करूंगा, थोड़ा सा सब्र करो। मैंने कहा है कि अभी आप दिमाग में ई फॉर नहीं लाने दोगे। आगे बढ़ना, लीज कहता है लीज्ड एसेट, लीज मतलब लीज पे दिया हुआ जो एसेट आपका है वो कहता है इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर आपका मतलब क्या जी? आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद इट मीन्स नो अदर पर्सन कैन यूज इट without major modification। मेरे बच्चे ये 5 पॉइंट्स में से कोई भी दिख जाए तो आप यहाँ पे क्या करना, बोलना कि आपका यहाँ पे फाइनेंस लीज आपका है, ठीक है ना। पहला क्या जी, या तो ओनरशिप अपने आप ट्रांसफर हो जाए HP एग्रीमेंट, या फिर लेसी को हम ऑप्शन देंगे एट द एंड ऑफ लीज पीरियड कि भैया आप क्या करो, उसको परचेज कर लो एट ए प्राइस रिलेटिवली वेरी 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 लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस ऑन दैट डेट। फिर कहता आपका, और ये लगभग सर्टेन है, रीजनेबली कंफर्म 100% नहीं, लेकिन ये पक्का है कि वो जो लेसी है, क्योंकि जरा बताओ इसको क्या घाटा, अगर 20,000 रुपये इसको मिल ही जाएंगे तो 20,000 रुपये आपको दे देगा या उसको अपने पास रख लेगा, क्या जाता है उसको, तो वो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा। लीज टर्म क्या कर रहा है? मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, आपका जो एसेट्स दिया गया उसका लगभग पूरा लाइफ आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। चौथा कहता है कि इसका मतलब क्या, अभी मैंने बता दिया, मतलब जो अमाउंट लेसी से चार्ज किया जा रहा है वो अमाउंट लगभग आपका एसेट्स का फेयर वैल्यू, मतलब जितना प्राइस पे आप बेचते आज उतना पैसा आपने से चार्ज कर लिया। हाँ, क्योंकि पेमेंट पार्ट में कर रहा हूं तो मैं आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा हूं। और पांचवा कहता है कि लीज्ड एसेट्स एक ऐसा हो जो कि स्पेशलाइज्ड नेचर का है। सर इसका मतलब ये देखो, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो जरा, आपको पता ये क्या है बच्चे? आपको पता ये क्या है? सर नहीं समझ में आ रहा मेरे बच्चे। ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस आपका है। मान लो ये एम्बुलेंस आपका है। एम्बुलेंस, आपने कभी एम्बुलेंस देखा है क्या? सर हाँ सर हमने देखा है। कभी बैठ के देखा है क्या? नहीं सर नहीं, हमने बैठा नहीं सर, आपका कभी बैठे नहीं। भगवान ना करे कभी बैठने का मौका आए बच्चे, भगवान ना करे सोने का भी मौका ना आए जब तक कि जिंदगी खत्म ना हो जाए, है ना। सुनो मेरी बात, मैं एम्बुलेंस की कहानी सुना रहा हूं। मान लो एक हॉस्पिटल वाला टाटा कंपनी को कहता है कि टाटा कंपनी एक काम करो, एम्बुलेंस बनाओ जिसमें मुझे पेशेंट को यहां से वहां लेकर जाना है। आप देखो, आपने शायद नहीं देखा होगा, मैं बताऊं, एम्बुलेंस के अंदर में कई सारी चीजें होती हैं। उसमें आपका मेरे बच्चे कुछ आपका क्या बोलते हैं जी, वो
डॉक्टर का नहीं होता सामान, आपका मेडिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, कुछ वो फ्रीजर होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती है जो मरीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एक बात बताओ, क्या उस एसेट्स को एम्स वाला अगर आपको बेचेगा तो आप उस एम्बुलेंस पे बैठकर फैमिली के साथ घूमना पसंद करोगे क्या? नहीं सर, नहीं, हम कभी पसंद नहीं करेंगे सर, कभी पसंद नहीं करेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि आप बताओ उस पर कैसे घूमेंगे? मैं सो के बैठ के थोड़े जाऊंगा, मुझे तो कार में घूमना है, मैं एम्बुलेंस में क्यों घूमूंगा? तो मेरे बच्चे, ये एम्बुलेंस का जो सेल होता है ना, जो टाटा ने एम्स को बेचा, ये आपका फाइनेंस लीज है। अगर वो पेमेंट आपसे ले रहा है पार्ट पार्ट में, क्योंकि ये कोई एसेट्स दूसरा बंदा यूज ही नहीं कर सकता। एक तरीके से ये एम्बुलेंस जो है, जो आपके लिए हमने बनाया है, उसकी पूरी लाइफ आप ही तो एंजॉय करोगे, दूसरा थोड़े कोई करने वाला आपका है। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ दिख जाए कि कोई एसेट्स का सेल हुआ है लीज पे, आपका लीज पे, मेरे बच्चे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है। तो फाइनेंस कब कहा जाएगा? जब पार्ट पार्ट में आपसे पेमेंट लिया जा रहा है और ऐसा एसेट्स आपको बेचा गया है जिसमें कि मेजर मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें क्या होगा, अगर आपको ये चीज दिख जाए मेरे बच्चे, तो फाइनेंस लीज आपका होगा। एग्जाम में पूछे कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फाइनेंस लीज, आपको ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, प्लस आगे की बातें आपको बतानी होगी। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई सर? हाँ, ये तो सर समझ में आ गई, लेकिन बताओ ना सर, वो ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? मेरे बच्चे, क्यों बार बार आप पूछ रहे हो ऑपरेटिंग लीज के बारे में? क्यों पूछ रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं, जब आप इतना जिद कर ही रहे हो तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, थोड़ा सा। आप उसके बारे में लिखेंगे नहीं और इसके बाद ऑपरेटिंग के बारे में चर्चा करना बंद कर देंगे जब तक मैं दोबारा आपको नहीं बोलूंगा। आप सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूं अब आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, बस समझाने के लिए मैं उसके आगे दोबारा उस पर आऊंगा। लो, मैं लाल लाल अक्षरों से लिख दूं यहाँ पे। लाल का मतलब यहाँ पे है कि आपको इस बात की कॉपी नहीं करनी। ऑपरेटिंग लीज आपका, लीज का मतलब सिंपली क्या होता है? रेंट आपका, रेंट। तो ऑपरेटिंग रेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, उसके बारे में सुनो। पता है, ये आप ये देख रहे हो मेरे बच्चे, ये जो है, ये जगह, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग COC की बिल्डिंग है, मेरी कंपनी की बिल्डिंग। लेकिन इस कंपनी का, इस बिल्डिंग का COC मालिक नहीं है। मालिक कौन है जी? तपस्या। मेरे बच्चे, तपस्या हाइट्स जो है, तपस्या हाइट्स, जरा सुनना ध्यान से, ये इस कंपनी का क्या है? मालिक है। मतलब ये यहाँ पे क्या है जी? लेसर है। और COC यानी कि मैं यहाँ पे क्या हूँ? लेसी हूँ। पता मैं क्या करता हूँ? मैं इस लेसर से इस बिल्डिंग को मैंने भाड़े पे लिया है और मेरे बच्चे, हर एक महीना या हर एक साल मैं इसको एक रेंट पे करता हूँ। जनरली मंथली बेसिस पे रेंट पे करता हूँ। सुनो मेरी बात सर। हाँ, आप देखो, मैं इनको क्या करता हूँ जी? पर मंथ बेसिस पे रेंट पे करता हूँ। आप बताओ, पर मंथ बेसिस पे रेंट पे करूंगा तो क्या तपस्या वाला ये बिल्डिंग मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देगा क्या? नहीं सर, नहीं, आप तो सिर्फ रेंट पे कर रहे हो। क्या ये जो बिल्डिंग आपका है, जो तपस्या ने मुझे दिया है, यहाँ पे तपस्या ने मुझे दिया है, क्या मैं बिल्डिंग के पूरे लाइफ को एंजॉय करूंगा क्या? नहीं सर, नहीं, आप जितने समय काम करोगे उतने समय एंजॉय करोगे। मेरे बच्चे, ये जो रेंटल एग्रीमेंट होते हैं ना, मैं एक लेमन में बात करूं तो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट का, जो मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज आपका। जिस लीज के अंदर में कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफरिंग नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। मैं मालिक हूं, आप बस एक टेनेंट हो, आप मुझे हर एक महीना रेंट पे करो, प्रॉपर्टी एंजॉय करो। जब तक आप रेंट पे करोगे ठीक है, रेंट पे करना बंद करोगे काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता कि आप पूरे लाइफ उसका एंजॉय करोगे इतना समय। जब मुझे मन करेगा मैं आपको निकाल सकता हूँ, जब मन करेगा आप मुझे निकाल सकते हो नोटिस देके, मुझे मन करेगा मैं छोड़ सकता हूँ नोटिस देकर। यहाँ पे कोई ऐसा बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता, इसी को बोलते ऑपरेटिंग। देखो, मैंने थोड़ा सा बताया है ताकि आप परेशान ना हो। फाइनेंस लीज के अंदर में जो आपका चीज था और ऑपरेटिंग में थोड़ा सा फर्क क्या मैंने आपको दिखाया, लेकिन अभी हमारा काम ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात करना नहीं होगा, हम फाइनेंस लीज के बारे में बात करेंगे। उसमें जब भी कोई लीज, पहली बात कि लीज पे हो रहा है, सब में नहीं, यानी कि आप दुकान में गए और आपने 5 रुपए का कोई चॉकलेट खाया और सोचो कि यार ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग, ऐसा थोड़े सोचना है। अरे ये बात तब उठ रही है जब आपने कोई सामान लिया और पेमेंट कहते हो कि मैं पार्ट में करूंगा, लीज पे करूंगा, लीज एग्रीमेंट बन रहा है और वहां पे डिसाइड हो रहा है कि फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है। तो सिंपली आप कहना कि जहां पे टेनेंट का, लैंडलॉर्ड का मतलब कि अभी सामान यूज करो, काम खत्म करो,
उसका रिलेशन होगा तो मेरे बच्चे ऑपरेटिंग आपका हो जाएगा, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होगा, या ओनरशिप ट्रांसफर करने का हम ऑप्शन आपको देंगे, या फिर एसेट्स का पूरा लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो, या फिर एक तरीके से जितना प्राइस हम सब आपसे चार्ज कर रहे हैं, या फिर वो एसेट्स कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। अगर ये बातें दिख जाएंगी तब तो मैं इसको कहूंगा कि हमारा फाइनेंस लीज है। ये ना दिखे, मतलब यहां नहीं दिखा, वो तपस्या बिल्डिंग और सीओसी के बीच में, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग लीज आपका है। ठीक है सर, आई बात समझ में। अब बताओ क्या करना है। कुछ नहीं, अब मैं इसको मिटाऊंगा। मैंने आपको फाइनेंस लीज को पहचानना बता दिया। अब बात उठेगी कि यार फाइनेंस लीज की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये अकाउंट्स में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगा, अकाउंट्स में कितने वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, कैसे कैसे रिकॉर्ड होगा मेरे बच्चे, अब वो सीखना है। और ये सीखना हमें दोनों के एंगल से करना होगा। ये फाइनेंस लीज पे जब सामान कोई जाता है तो आपके बुक में, यानी कि लेसी के बुक में वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग लेसर के बुक में कैसे होगा, दोनों बातें सीखनी होगी। कल को आप अगर यहाँ पे जाके काम करेंगे तो इनकी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, कल को अगर आप इनके लिए काम किए तो इनकी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, दोनों बातें सीखनी होगी। आइए मेरा अगला टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पे आप जरा हेडिंग डालेंगे जी, इसी के अंदर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखेंगे आप यहां पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज। जो हमारा फाइनेंस लीज होता है मेरे बच्चे, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इन द बुक ऑफ लेसी। लिखिए यहां पे, इन द बुक ऑफ लेसी। लेसी मतलब ये हमारे इस एग्जाम्पल में कौन था जी, मेरा प्रिंसिपल, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल। इनके बारे में सिखाऊंगा बच्चे कि आखिर अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, इनके बुक में आपका। ठीक है ना, लिखिए मेरे साथ, यहां पे लिखेंगे आप पहले पॉइंट नंबर वन कहता है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड at lower of लिखेंगे यहां पे, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट द इंसेप्शन, मतलब स्टार्ट करने के टाइम पे, इंसेप्शन ऑफ लीज को स्टार्ट करने के टाइम पे मेरे बच्चे जो फेयर वैल्यू होगा उस पे, या फिर लिखिए यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट from standpoint of lessee. Present value of minimum lease payment from standpoint of lessee। मेरी बात सुनना, मैं कुछ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। ये जो लिखा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी, इसको देखो शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आ गया पीवी, कैपिटल वर्ड आपका है। मिनिमम लीज पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा एमएलपी, और यहाँ पे स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी, तो नीचे में यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पे लेसी मेरे बच्चे। एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ऐसा वर्ड यूज करें, तो मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली आपका कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ आपका लेसी। यहाँ पे ध्यान रहे, लेसी है। आपको जो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लेसी, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, लेसी आपका यहाँ पे। सर ठीक है सर ये क्या किया आपने? कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं किया। लेसी जब इस एसेट्स को लेगा, जब प्रिंसिपल जो मेरा है ना, जब इसको लेगा मेरे बच्चे, तो इस लीज पे लिए हुए एसेट्स को अपने बुक में दिखाएगा, वो अपना एसेट्स मानेगा। क्योंकि आप जानते हैं एसेट्स का मतलब जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये 6 वर्षों तक आपको बेनिफिट देगा। तो ये बंदा जो होगा ना, हमारा प्रिंसिपल, ये लीज पे लिया हुआ जो एसेट्स होगा, इवन दो ही इज नॉट ए लीगल ओनर, लेकिन ये अपने एसेट्स के रूप में दिखाएगा। अब वो एसेट्स की वैल्यू कितना दिखाएगा, कितना, तो आपको ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे वर्ड है लोअर, इसको कीजिए आप अंडरलाइन, लोअर। पता है इसका मतलब क्या? वो कहता है भैया जो भी एसेट्स का फेयर वैल्यू होगा,
एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। ये देखो हमारे जब लीज स्टार्ट हुआ था तो एसेट्स का फेयर वैल्यू कितने का था जी, 10 लाख रुपए। या तो वो इस पे रिकॉर्ड करेगा जी, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेसी जो पेमेंट कर रहा है, ये देखो इनका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकाले थे, हमने इसमें इंटरेस्ट को माइनस करके, यानी कि 10 लाख रुपए का अमाउंट आपका। तो ये पहला वाला कहता है कि 10 लाख रुपए, दूसरा वाला भी कहता है कि 10 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर आपका, लोअर, तो लोअर क्या हुआ, 10 लाख ही हो गया। सर क्या समझा रहे हो फालतू में, आप बेवकूफ बना रहे हो क्या, दोनों 10 लाख ही तो होगा, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो भी 10 लाख, वो भी 10 लाख, दोनों सेम ही तो होगा। सर आपको क्या हो गया, सर क्या हो गया, ठीक बोला आपने बच्चे, यहां दोनों सेम आया। कभी कभी अलग आएगा, कभी कभी आएगा और पक्का आएगा। क्यों आएगा, क्या रीजन है, वो भी आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन कभी कभी आएगा। इसलिए जब भी लेसी के बुक में आपको रिकॉर्ड करना होगा तो इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। सर कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा, अभी चिंता ना करना, निकालेंगे। और जो इसका फेयर वैल्यू बताएगा हम उससे कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा उसी पर रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, थोड़ा सा सब्र करो, लिखो पहले पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, चिंता ना करो। कहता है कि अगला, ये मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूं बच्चे, अकाउंटिंग कैसे कैसे करेगा। कहता है कि जो लीज पेमेंट है, लीज पेमेंट, एक मिनट, लीज पेमेंट मतलब ये देखो, ये लीज पेमेंट आपका हो रहा है, ये सारे क्या हो रहे हैं, लीज पेमेंट आपके हो रहे हैं। तो इस लीज पेमेंट में कहता है कि जो लीज पेमेंट है शुड बी डिवाइडेड बिटवीन फाइनेंस चार्ज। जब इनकी अकाउंटिंग होगा ना बच्चे, जब अकाउंटिंग होगा तो इसमें फाइनेंस चार्ज, यानी कि ये देखो फाइनेंस चार्ज यानी कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है वो आपको अलग करना पड़ेगा। एंड कहता है कि रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको माफ कीजिए, इसको छोड़ेंगे आप। लीज पेमेंट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन फाइनेंस चार्ज एंड प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड इन लीज रेंट। मेरे बच्चे, ये जो अमाउंट बनता है ना, ये अमाउंट, इसमें कुछ आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है। तो जब भी अकाउंटिंग होगा इसमें इंटरेस्ट अलग करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट अलग करना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो इंक्लूड है लीज रेंट में, उस दो के बीच में आपको डिवाइड करना होगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट, depreciation on leased asset and finance charges कहता है कि should be charged to profit and loss account। ये तो सुन के हंसी आ रही है मुझे बात। ये कहता है कि भैया आपने जो एसेट यूज किया है, इसमें जो फाइनेंस चार्ज मतलब जो इंटरेस्ट पे किया उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो। हमेशा करेंगे यार, इंटरेस्ट तो हमारे एसेट्स का कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होता, ऐसा हमें AS10 कहता है। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। और क्योंकि आप अपने बुक में इसको एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एसेट्स का जो रिकॉर्डिंग हुआ मेरे बच्चे इन दोनों के लोअर प्राइस पे, उस पर आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ये कोई बड़ी बात हो रही है, तो आप प्लीज कॉपी कर लो। एग्जाम में अगर आए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये 3 बातें आपको समझानी पड़ेंगी। आइए अब मैं आपको दो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, अब आओ जरा मैं इंपॉर्टेंट नोट बताऊं, एक एक चीज को मैं समझाता हूं यहाँ पे। ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, इसके पहले ना आपको समझना पड़ेगा। एक तो पहले नोट नंबर 1 लिखो यहाँ पे, मिनिमम लिखिए, साथ बिल्कुल साथ लिखना है। मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। मेरे बच्चे जरा बताओ, ये हमने इसको क्या बोला था, कैसे शॉर्ट में लिखेंगे। ये देखो, ये हो जाएगा MLP
और यहाँ पे हमने लिखा लेसी, लेसी। हमने पीवी नहीं लिखा क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला, मैं आपको सिखा रहा हूं कि मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी कैसे निकलता है। प्रेजेंट वैल्यू बाद में, हम पहले इसको निकालना सीखेंगे। इज इक्वल टू, दिख तो रहा है, अरे दिख तो रहा है, ये देखो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बताओ कितना पेमेंट हो रहा है। सर एक तो ये पेमेंट कर रहा है, एक तो ये पेमेंट कर रहा है, मुझे बताओ एक तो ये पेमेंट कर रहा है और एंड में ये गारंटी कितना देने की बात कर रहा है, 20,000 रुपए का अमाउंट। यही है ना बच्चे, अरे बोलो ना हाँ। अरे ये जो आपका जो लेसी है, जरा बताओ वो मिनिमम लीज पेमेंट मतलब कितना लीज पेमेंट कर रहा है। तो सर 1 2 3 4 5 6, एक तो एनुअल जो लीज रेंट है वो पे कर रहा है और 6 वर्षों के बाद आपको क्या पे कर रहा है, वो रेसिडुअल वैल्यू पे कर रहा है। सुनो मेरी बात सर, हाँ सर हाँ। तो वही लिखो ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका यहाँ पे करेंगे आप कि ये कैसे निकालेंगे जी। तो आपका टोटल आपका लीज रेंट जो आपने पे किया वो प्लस आपने लिखा गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू बाय जरा बताओ ये गारंटी किसने दिया था। सर लेसी ने या ऑन हिज बिहाफ, गिवन बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। तो एक तो मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी का मतलब होगा कि जो लेसी लीज रेंट पे कर रहा है वो टोटल लिया जाएगा, प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, ऑन हिज बिहाफ, पूरी बात आपको समझना है, दिक्कत नहीं आएगी, मुझे विश्वास है। आए तो मुझसे बात कर लेना, मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। जरा बताओ कि ये आपका टोटल कितना पेमेंट कर रहा है, तो एक तो ये पेमेंट कर रहा है जी, और फिर आपका लास्ट में 20,000 पे करने की गारंटी दे रहा है आपका वो। तो ये आपका हो जाएगा मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, MLP लेसी। एक बात बताओ, हमें यहाँ पे MLP लेसी चाहिए, हमें MLP लेसी चाहिए कि हमें PV प्रेजेंट वैल्यू उसका चाहिए। सर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो लिखो यहाँ पे, लिखेंगे आप यहाँ पे, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, अगर आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PV MLP लेसी। मेरे बच्चे अगर मुझे ये निकालना है लेसी, तो मुझे इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सर वो कैसे निकलता है मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकली, थोड़ा सा लिख दो यहाँ पे। मेरे बच्चे ये आपका निकाला जाएगा कुछ इस तरीके से कि आपका डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय MLP आपका लेसी। मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा कि जो आपका जो MLP लेसी होगा, मतलब सुनो स्लोली मेरी बात सुनो, जो भी लेसी पेमेंट कर रहा है ना, ये देखो जो भी लेसी पेमेंट कर रहा है मेरे बच्चे, हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फिलहाल इतना मतलब समझना कि इसमें से इंटरेस्ट को अलग कर दूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा, आप लिख दो पहले यहाँ पे, अब लिखना यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 कहता है ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं जी। तो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू is calculated by multiplying MLP लेसी with डिस्काउंट रेट। अभी लिखा था वही बात दोबारा लिख रहा हूं, विथ डिस्काउंट रेट। अरे हाँ, डिस्काउंट रेट के कई सारे नाम हैं। डिस्काउंट रेट कहेगा, कभी कभी कह देगा वो इम्प्लिसिट रेट। और बच्चे कभी कभी इसको वो कह देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी ये कह देगा सिंपली इसी को बोरविंग रेट। मतलब जिस रेट पे
आप कर्ज लेते हो उस रेट को हम कह देंगे बोरिंग, कोई भी नाम दे सकता है। इन शॉर्ट सिंपली क्या, जो भी पेमेंट आप कर रहे हो जी उनको हम डिस्काउंट करेंगे, मतलब उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट को निकालकर हम उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट यानी कि कैश पे उसी पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं इसको न्यूमेरिकली अभी समझाऊंगा। और आओ जरा, अब न्यूमेरिकली आ भी गया, पहले ध्यान देना मैंने आपको क्या बताया। रुक जाओ, 2 मिनट शांत कर लो, आप आंखें बंद करो, बिल्कुल आंखें बंद करो, छोड़ो ना, बंद कर लो, रजिस्टर को बंद कर लो मैंने बंद कर लिया, आप भी बंद कर लो, बंद कर दो आप, और बस 2 मिनट शांत होकर मेरी बातें सुनो। सब कुछ भूल जाओ, दुनिया में कुछ नहीं है बच्चे, बात मानो, दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ माया है, मोह है और कुछ भी नहीं है। उन सबको त्याग दो, भूल जाओ दुनिया में कोई और इंसान है। दुनिया में सिर्फ 2 इंसान है, एक आप और मैं, और तीसरा कोई है ही नहीं। न कि कोई मम्मी पापा, ना भाई बहन, ना चाचा चाची, ना नाना नानी, ना कोई दोस्त, कुछ नहीं है। सब माया है, आज है कल सब खत्म हो जाना है। फिर क्यों उसके बारे में सोचो जो हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, हमारे पास रहेगा क्या, मैं रहूंगा, आपके पास हमेशा रहूंगा। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं। बच्चे मैं कैसे बताऊं, आज से 8 लाख साल पहले मैं ब्रह्मा जी हुआ करता था, फिर मैं विष्णु जी का उतार लिया। सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी बात मानो, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। फिर मैं कुछ समय के बाद महेश यानी कि शंकर जी बना, और कुछ समय के बाद देखो ना मैं आपका सर बन के आया हूं इस बात को बताने के लिए। तो आप भूल जाओ दुनिया में कोई और है, बस मैं हूं, और बस मैं हूं। इस सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ मैं हूं। आप मुझे किसी भी तरीके से राम रहीम मत समझ लेना, मुझे आसाराम बाबू मत समझ लेना, मुझे गीता माता मत समझ लेना। मैं वो अभी एक नया बाबा कोई आया था, क्या बताऊं, वो अभी अपने भूल गया वो नाम भी याद नहीं, पता नहीं कैसे कैसे बीमारी मुझे हो गई है, वो निर्मल बाबा। आप प्लीज वो मुझे मत समझ लेना। मैं कभी नहीं कहता कि आप वो चटनी खाओ, आप समोसे खाओ और आपको कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं। मैं बहुत बड़ा बाबा हूं, बहुत बड़ा, इस संसार को बनाने वाला बाबा हूं। बच्चे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दिमाग बिल्कुल यहां पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कोई कह रहा हूं कि एक बात बताओ, नहीं पढ़ना, छोड़ो इसको, नहीं पढ़ना, मेरी बात सुनो बस। आप बताओ, लेसी जो है, लेसी ये प्रिंसिपल, ये जो कंप्यूटर उसने लिया है उसको बुक में रिकॉर्ड करना चाहता है। वो बुक में कितने पे दिखाए, कितने पे? तो हमारा एस 19 कहता है भैया आज पता करो बुक का फेयर, आपके कंप्यूटर का मार्केट में फेयर वैल्यू कितना है। तो हमने पता किया कि मार्केट में आपका वो 15 लाख रुपए का है। फिर वो कहता है जरा पता करो कि आपने जो पेमेंट कर रहे हो, आप जो पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे, इनकी आज की वैल्यू क्या है। मतलब इसमें से डिस्काउंट हटा, इंटरेस्ट हटा दो, आज की वैल्यू निकल के आ जाएगा। सर कैसे हटाएंगे, हम आगे सीखेंगे, चिंता ना करो, लेकिन हटाओ और निकल के आया। तो हमने क्या किया, इनका देखा आज की वैल्यू 10 लाख रुपए, तो फेयर वैल्यू मार्केट में 15 लाख रुपए है, लेकिन आपने सामान 10 लाख में लिया, तो 10 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है। 10 पे दिखाएंगे, लोअर वैल्यू पे। अगर मान लो फेयर वैल्यू 8 लाख रुपए है, मतलब उसकी वैल्यू ही 8 लाख रुपए है, और आप गलती से उसको 50 लाख रुपए में लेकर आओगे, तो अकाउंट थोड़े इसकी जिम्मेदारी लगे कि भैया 50 लाख रुपए दिखाओ। आपकी गलती, आप बेवकूफ बना रहे हो। इसका मतलब 8 लाख का सामान कोई 50 लाख में क्यों परचेज करेगा, और परचेज किया भी तो शायद आप मतलब निर्मल बाबा के कोई रहे हो गया और दूसरा कोई रीजन नहीं रहा होगा। तो हम इनमें से लोअर पे दिखाएंगे, बात खत्म हो गई। जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा और जो आपने पेमेंट किया, इसमें से जो छोटा अमाउंट होगा उसी पर रिकॉर्ड करूंगा। इतनी बात तो खत्म हो गई सर। हाँ, फिर हमने कहा कि भैया इनको छोड़ो। अब ये प्रेजेंट, ये जो आपका फेयर वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आज की वैल्यू कितनी है, ये कैसे निकल के आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकल के आएगा। हमने कहा पहले बताओ मिनिमम लीज पेमेंट होता क्या है, क्या होता है। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, बताओ ना क्या होता है। तो सर देखो ना सर, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब होता है जितने भी पेमेंट किए इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू। जो स्क्रैप वैल्यू आप पेमेंट कर रहे हो 6 साल के बाद, जो आपने गारंटी दिया था वो भी उसमें कवर होगा। सर तो इतने सारे पेमेंट कर रहे हो, इन सारे पेमेंट की आज की वैल्यू निकाली जाएगी, इन सारे पेमेंट की आज की वैल्यू निकाली जाएगी। मेरे बच्चे वो कैसे निकालेंगे हम बताएंगे, लेकिन ये निकाला जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मिनिमम मतलब जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी आज की वैल्यू, मतलब डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, यही तो बताया। अब उसी को मैंने नोट में समझाया कि देखो जी MLP लेसी का मतलब होता है ये चीज, ये का मतलब क्या हो गया, आपका जो लीज रेंट पे कर रहे हो, लीज रेंट आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, और जो आपका गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आपका है बाय लेसी और ऑन बिहाफ, आपने गारंटी 20 का दिया था, उसको हमने ऐड किया। अब ये इसी का हमने एक नाम दे दिया MLP लेसी।
हाँ, हमने पीवी नहीं निकाला क्योंकि अभी तक हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला। अब यहां लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी, तो क्या होगा, डिस्काउंट रेट इनटू एमएलपी लेसी। इन सबको जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने का मतलब कि उसमें इंटरेस्ट अलग करेंगे, और कैसे किया जाएगा मैंने थोड़ा सा लिखाया, इसी बात को मैं अब आगे समझाऊंगा। बताओ क्या दम है इसके अंदर में, क्या दम है? सर इसमें दम नहीं है, लेकिन सर जो आप अपने आप को ब्रह्मा बोलते हो ना विष्णु, ये सर गंदा लगता है। मैं लगने दो ना, ब्रह्मा जी जब जन्म लिए थे तब थोड़े उन्होंने बोला था कि मैं ब्रह्मा जी हूँ। कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, थोड़े बोला था कि कृष्ण भगवान हूँ। लोगों ने माना भगवान है, मानना मुझे भी, मैं भी भगवान हूँ। देना जितनी प्रॉपर्टी आपके घर में है, माँ बाप की, भाई बहन की, आपके चाचा चाची की, सारी प्रॉपर्टी मुझे दान कर दो। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ मैंने ही तो आपको दिया है, तो आप मुझे वापस क्यों नहीं कर सकते? सब कर दो, जितने आपने नहीं, आपके बगल में जितने लोग होते होंगे उनकी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना। बस मैं भगवान हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, आप भिखारी बन जाओ, क्या जाता है? ओहो सर, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो। मिटा दो इसको, मैं छोड़ो मेरी बात को, इसको मिटा दो सर, मिटा दो सर, मिटा दो। और कुछ सर इसको न्यूमेरिकली समझाओ ना सर इसको न्यूमेरिकली समझा दो ना सर प्लीज। आओ मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे न्यूमेरिकली इन बातों को। आओ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ न्यूमेरिकली इन बातों को। देखो जरा ये बातें कैसे काम करती हैं। ये लीजिए मैंने इसको मिटा दिया, ये लीजिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया, और मैं आपको इन्हीं बातों को समझाता हूँ न्यूमेरिकली। आओ जरा एक क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल खास मैंने बनाया है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना बच्चे, उसको बुक में लिखने के बजाय मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के रूप में आपको करा देना, बस यही मैंने सोचा हुआ है। कहता कि कैलकुलेट वैल्यू एट विच लीज्ड एसेट, लीज पे लिया हुआ एसेट will be recorded in the book of Lacy, in the book of लेसी मेरे बच्चे, आज हम बातें सिर्फ लेसी का कर रहे हैं। आज कोई भी बात हम लेसर का नहीं करेंगे, क्योंकि लेसर में कई सारी बातें और जुड़ जाती हैं। हम सिर्फ लेसी की बातें कर रहे हैं। लिखो यहाँ पे, कहता है कि यहाँ पे एनुअल लीज रेंट, हर एक साल जो लीज रेंट आपको पे करना है वो कहता है ₹50,000, 50,000 रुपये एनुअल है बच्चे, हर एक साल। कहता है कि जो लीज पीरियड है, ये लीज पीरियड कहता है कि आपका यहाँ पे 5 ईयर्स का है, 5 साल का, 5 ईयर्स का आपका। और कहता है कि गारंटेड रेसिडिवल वैल्यू बाय लेसी ने जो गारंटी दिया है, मैं इसको ऐसे तो शॉर्ट में आप बुरा ना माने तो GRV, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। और हाँ, GRV किसने दिया है जी, किसने दिया है? लेसी। तो यहाँ पे शॉर्ट में छोटा सा लेसी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म एग्जाम यूज करता है। तो लेसी ने गारंटी दिया यहाँ पे, मान लो कहता है आपका ₹25,000 का, लेसी ने दिया आपका, यहाँ पे लेसी ने दिया है। फिर कहता है कि आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है, एसेट की फेयर वैल्यू यहाँ कहता है ₹2 लाख। ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था, फेयर वैल्यू और आपका PV MLP लेसी लोअर को रिकॉर्ड किया जाएगा। और कहता है इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस रेट से ये डिस्काउंट किया जाएगा, मतलब जो बोरोइंग कॉस्ट है मेरे बच्चे, वो कहता है मान लो यहाँ पे 14% पर एनम है, 14%। बोलता बताओ आप इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? आप प्लीज कॉपी कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे निकालते हैं PV MLP लेसी। और हाँ, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि सारी कहानी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर ही कहेंगे। शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन। मेरे बच्चे आप देखो, लेसी के बुक में जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसको जानने के लिए 2 प्राइस हमें जानना है। एक जानना है हमारा उसका फेयर वैल्यू कितना है, जो क्वेश्चन बता रहा है जी आपको, फेयर वैल्यू 2 लाख रुपए। और निकालना PV MLP लेसी,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बाय लेसी, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, लिखो मेरे साथ यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट MLP लेसी। चलो आप छोटे बच्चे मानते हो, एक बार इसको लिख देता हूं फुल फॉर्म, यहां एक बार लिख देता हूं। ये प्रेजेंट वैल्यू, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बाय लेसी, है ना। बाय ना, सॉरी माफ कीजिए, बाय स्टैंड पॉइंट ऑफ, क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसी। आइए मैं आपको बताऊं ये कैसे निकालते हैं। देखो कैसे निकाला जाएगा। आपने एक काम करो, लिखो यहां पे ईयर, जरा बताओ लीज एग्रीमेंट कितने साल का है, 5 साल का। 1 2 ऐसे कर दो, ईयर एंड कर दो और क्लियरिटी आ जाएगी। ईयर एंड मतलब 5 वर्ष आपको पे करना ना, तो फर्स्ट ईयर के एंड में सेकेंड, ये मानते हैं कि हम एंड में पे करते हैं लीज आपका 3rd 4 5 5 साल। और देखो 5 साल तक तो हमें ये 50 पे करना है, और 5 साल के बाद हमें रेसिडुअल कितना देना है, 25,000। तो मेरे बच्चे 5 साल के बाद 3 4 5 और 5 साल के बाद फिर हमें क्या करना है जी, उनको रेसिडुअल वैल्यू भी देना है। लिखो यहाँ पे, आपका लिखेंगे यहाँ पे लीज रेंट। बताओ पहले साल कितना, 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000, 4th ईयर में भी 50,000, 5th में भी 50,000, और 5th ईयर के एंड में और कितना मुझे देना पड़ेगा, 25,000। तो ये रहा 25 रेसिडुअल वैल्यू आपका है। रेसिडुअल लिख दो शॉर्ट में, रेसिडुअल वैल्यू आपके लिए RV, ठीक है ना। अब ना मैं यहां पे क्या करूंगा, डिस्काउंट रेट, मतलब देखो इसको डिस्काउंट रेट कैसे करते हैं। डिस्काउंट रेट क्या रेट बता रहा आपको, 14% पर एनम, आपका 14% के हिसाब से। आपको कभी डिस्काउंटिंग करने आता है क्या, डिस्काउंटिंग करने आता है क्या? सर नहीं आता सर, सिखाओ ना हमें। तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में, और देखो मैं डिस्काउंटिंग सिखा रहा हूं कैसे किया जाता है। आप एक काम करो, जरा बताओ रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 14%। देखो मैं क्या करूंगा, बहुत फास्ट तरीके से। आप पहले 100 लिखो अपने कैलकुलेटर में, 100 मैं यहां बता देता हूं। आपने ऊपर में क्या लिखा जी, 100 लिखा। अब 100 को आप डिवाइड करो सर किससे, 114 से। और 114 का मतलब हो गया 100 और जो आपका डिस्काउंट रेट है यानी कि 114 आपका। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 114 इज इक्वल टू आया होगा 0.877 समथिंग। आ रहा बच्चे, सर हाँ। तो मेरे बच्चे ये आपने क्या किया, इसको फिर किया आपने इज इक्वल टू, और जो वैल्यू आ रहा ना उसको यहां लिखो, आप यहां लिखो 0.877। हम एक काम करेंगे, कुछ एग्जामिनर ना बताए तो पॉइंट के बाद 3 फिगर तक का हम डेसिमल लेके चलेंगे। एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ये वैल्यू आपको बता देगा, क्वेश्चन और सिंपल कर देगा। ना बताया तो पॉइंट के बाद 3 लेके चलना, इससे 4 5 6 भी हम लेके चल सकते हैं, बट 3 ही लेके चलना, यही एडवाइजेबल आपका होता है। या फिर अगर आप इसको 4 तक करना चाहो, पॉइंट के बाद अगर 4 फिगर, तो देखो ना क्या निकल के आ रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा वो। एग्जैक्ट जितने हम पॉइंट के बाद फिगर लेंगे उतना एग्जैक्ट हो रहे हैं, उतनी अच्छी बात है। तो 0.8771। तो मैं काम करता हूं, अगर 4 फिगर लूंगा तो 1 के जगह पे मैं यहां पे 2 कर दूंगा। सर क्यों करूंगा, क्योंकि चेक करो 1 के बाद देयर इज 9 है, 1 के बाद 9 है। जब राउंडिंग अप होगा मेरे बच्चे, तो 1 के बाद अगर 5 होता या उससे ज्यादा होता तो मैं आगे जाता हूं, और 5 से कम तो पीछे पड़ा तो है। 4th 5वीं क्लास में राउंडिंग अप करना, वही बातें सिखा रहा हूं। तो ये हमारा निकल के आ गया आपका इतना। पॉइंट के बाद 3 भी ले सकते हो, 4 भी आपकी मर्जी। अच्छा अब अगले साल का के लिए क्या करना, अगले साल के लिए ध्यान देना, ये आपका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो आएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ गया। फर्स्ट ईयर के आगे की वैल्यू आपका। जब आपको सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालना, सेकेंड ईयर का, तो ध्यान देना सेकेंड ईयर के लिए पहले आप एक बार इनटू प्रेस करो।
सेकेंड ईयर के लिए इसी में क्या करो, पहले इनटू प्रेस करो और फिर प्रेस करो इज इक्वल टू, फिर प्रेस करो इज इक्वल टू। तो अब जो वैल्यू आया होगा आपके कैलकुलेटर में वो आया 0.769 और देखो 4 है लेकिन 4 के बाद 6 है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 के बाद जो फिगर है अगर 5 है उससे ज़्यादा होता तो आगे और पीछे तो कम निकल के आएंगे। आई बात समझ में कैसे निकाल रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा दोबारा समझा दूंगा पर लिखते चलो। अब यहाँ पे ये निकल के आया मेरे बच्चे। अब जो वैल्यू आ गया ना, अब जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका सेकेंड ईयर की वैल्यू। ये स्टेप दिखा रहा हूँ, पहला स्टेप, फिर आपने ये किया दूसरा, तो पहले साल का आ गया वैल्यू, फिर इनटू इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का। अब हमें थर्ड ईयर का निकालना, थर्ड ईयर का। सुनो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड वैल्यू को निकालने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे इज इक्वल टू प्लेस करना है। आप इज इक्वल टू प्रेस करो, ये आपका आ गया होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस किया तो थर्ड ईयर की वैल्यू, थर्ड ईयर, और वो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे 0.6749। तो 49 के बाद 7 है ना तो 10 यानी कि 50 हो जाएगा बच्चे, 6750 ये निकल के आपका आया। चौथे साल के लिए फिर से इज इक्वल टू, तो आपका आ गया 0.5921, फिर इज इक्वल टू, तो आपका आ गया 0.5194 राउंडिंग अप में, और क्योंकि ये भी पांचवा ही है तो ये सेम लिखना होगा बच्चे 0.5194 आपका। ये हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग वैल्यू निकाल दिया, डिस्काउंटिंग वैल्यू। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर ये चीज, सर ये क्या किया आपने, 3 के बाद फिर क्या किया, फिर से इज इक्वल टू, तो फोर्थ ईयर की वैल्यू, फिर इज इक्वल टू, तो फिफ्थ ईयर की वैल्यू, और सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फर्स्ट ईयर की वैल्यू ये हो गया, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग वैल्यू ये हो गया, थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग वैल्यू ये हो गया। आप इसको नोट कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। फोर्थ ईयर का और 5वें साल का, ये 5 साल का आपने वैल्यू को निकाल दिया। सर एक बार दोबारा दिखाओ ना कैसे आपने निकाला। आओ जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से लो कैलकुलेटर अपने हाथ में, कैलकुलेटर हाथ में, जान समझ गए तो भी लेना है, नहीं समझे तो भी लेना है। हाथ में पहले कैलकुलेटर लो अपना, यहाँ पे लिया सर, बताओ। तो हमने कहा कि पहले आप एक काम करो, पहले आपको बताओ डिस्काउंटेड क्या है। तो सर डिस्काउंटेड यहाँ पे आपका, सर डिस्काउंटेड यहाँ पे 14% है। तो आप पहले लिखो 100 ऊपर में और डिवाइड बाय 114। लिख लिया आपने, लिख लिया आपने सर? हाँ, इज इक्वल टू ये पहले साल के आगे का डिस्काउंट रेट आ गया बच्चे, डिस्काउंटेड। सुनने मेरी बात सर? हाँ, सेकेंड ईयर का वैल्यू को निकालने के लिए सिर्फ, सेकेंड ईयर के वैल्यू को निकालने के लिए सिर्फ पहले आपको इनटू प्रेस करना है, इनटू प्रेस करना है और फिर इज इक्वल टू, ये सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई। थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो वैल्यू निकालना है, अब इनटू प्रेस नहीं करना। थर्ड ईयर तो इज इक्वल टू, थर्ड ईयर का आ गया 4 ईयर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितने वर्षों का निकालना होगा प्रेस करना। अगर आपको ये पता करना है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो वैल्यू क्या आएगा, करते रहना जिंदगी भर ऐसे ऐसे, वो आगे की वैल्यू बताते जाएगा। ये कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा बच्चे, ये आते जाएगा तब तक जब तक कि आप शून्य ना हो जाओ या ये शून्य ना हो जाए। सर क्यों गंदी बातें करते हो? नहीं करता, मैं समझा रहा हूं कि मतलब ऐसे निकालते हैं। सर ये क्या किया आपने, अभी बता दूंगा इसका मतलब क्या निकल के आया। तो बच्चे अब ना ये काम करो, अब लीज रेंट को इससे मल्टीप्लाई करके अब आप निकालेंगे पीवी MLP लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीवी MLP था उसका हम डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे बच्चे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट को हटा के, सुना मेरी बात मैंने क्या बताया, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके, इंटरेस्ट को हटा के हम वैल्यू निकालने के आखिर कितना बचेगा, इंटरेस्ट हटा के बताइए। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8772 कितना निकल के आ गया सर? ये आ गया 43860। यहां बताइए अगला 50,000 इंटू 0.7695, ये आपका आ गया 38475। तीसरा बताइए 50,000 इंटू 0.6750, यहाँ पे आपका आ गया 33,750 आपका। चौथा बताइए यहाँ पे 50,000 इंटू 0.5921, यहाँ पे हमारा आ गया 2929605। अगला आपका बताइए 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5194, यहाँ पे आ गया आपका 2597 आपका 0। और बच्चे लास्ट वाला 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.51
94, तो ये भी आपका आ गया यहाँ पे 985। अब आप इनको ऐड करो, जरा बताओ कितना निकल के आ गया। 25970 प्लस 29605 प्लस यहाँ पे 33750 प्लस आपका 38475 प्लस यहाँ पे 43860। बच्चे ये आ गया 1,84,645 की वैल्यू, ये निकल के आपका आ गया। तो लीजिए पीबी एमएलपी निकाल दिया। रिपीट कर रहा हूँ, पीबी एमएलपी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, लिख दो समझने के लिए, इट मीन्स टोटल लीज रेंट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट को छोड़कर मेरे बच्चे वैल्यू निकल के आएगा। ये एक तरीका होता है इंटरेस्ट को अलग करने का। ये जो है ना, ये सुनो जरा समझा दूं मैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 रुपए में इतना जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी इंटरेस्ट रहा होगा। सेकेंड वाले में 1 रुपए में इतना आपका जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी इंटरेस्ट रहा होगा। तीसरे में इतना प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सबका हमने प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया, मतलब उसका फाइनेंस चार्ज को हटाने के बाद का अमाउंट हमने निकाल दिया। ठीक है ना, आप प्लीज कॉपी कर लो। अब हमें वैल्यू निकालना है। बोलता बताओ वो वैल्यू क्या होगा जिसपे लेसी के बुक में रिकॉर्डिंग होगा, लेसी के बुक में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ पे। मुझे अभी इसको नहीं हटाना, मुझे इसके बारे में कुछ समझाना है आपको। लिखिए यहाँ पे, लिखेंगे इसके बाद आपका, इसके बाद वैल्यू एट विच एसेट will be recorded in the book of लेसी। मेरे बच्चे लेसी के बुक में वो कितने पर रिकॉर्ड होगा? तो ध्यान दीजिए, 2 चीजें हमने कहा था। ये लिया जाएगा आपका लोअर किसका जी? एक तो आपका फेयर वैल्यू, जरा जल्दी से बताओ पढ़ के क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कितना है एसेट्स का। ये देखो 2 लाख रुपए, तो 2 lakhs आपका ये हो गया। और दूसरा हमने बोला था पीबी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। बताइए पीबी एमएलपी लेसी कितना निकल के आया सर? 184,645। अब मुझे बताओ इन दोनों में से लोअर कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है? सर ये दिख रहा है। तो मेरे बच्चे वैल्यू हो जाएगा 184,645। इसी वैल्यू पे लेसी के बुक में रिकॉर्ड होगा, लेसी के बुक में इसी पे रिकॉर्ड होगा। सर वो कैसे रिकॉर्ड होगा? तो आइए मैं आपको एंट्री पे दिखा दूं। मैं इसको हटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी हो चुकी है। इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा लेसी के बुक में, आओ जरा हम वो भी देख लें। तो लिखो जरा मेरे साथ यहाँ पे जर्नल एंट्री। ये कब एंट्री दिखा रहा हूं? तो एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज जब इंसेप्ट यानी कि जब स्टार्ट किया गया था उस समय क्या एंट्री बना होगा? मेरे बच्चे बताओ जरा, ये किसके बुक में बात कर रहे हैं जी? एंट्री इन द बुक ऑफ लेसी। लेसी कितने पे? तो एसेट्स का नाम बता रहा है क्या? नहीं सर। तो लिख दो यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिटेड, एसेट लिख दो, लीज एसेट्स लिख दो, आपकी मर्जी, एसेट अकाउंट डेबिटेड। और हाँ, ये एसेट्स कितने पर रिकॉर्ड किया जाएगा? 1,84,645। मुझे बताओ ये पैसा मैंने लेसर को दे दिया कि देना है? सर देना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे टू लेसर अकाउंट, हमें ये पैसा लेसर को अभी देना है आगे आने वाले वर्षों में। तो मैं क्या करूँगा? इस तरीके से रिकॉर्डिंग करूँगा। मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे बच्चे ये जो एसेट भी होगा, ये एसेट हो गया जी लेसी का, ये एसेट हो गया ऑफ लेसी का एसेट हो गया। और ये आपका लायबिलिटी हो गया ऑफ लेसी। मतलब अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो एसेट साइड में इतना दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड में इतना दिखाएंगे कि भैया लेसर को मुझे इतना पेमेंट करना है। जरा पढ़ना, जो मैंने आपको पीछे नोट लिखाया था, मेरे बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर में पॉइंट नंबर 1, जैसे कीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखाया था? पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 1
इट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ। इट शुड बी रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? बैलेंस शीट में। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? तो वो एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा और लायबिलिटी के रूप में, क्योंकि ये हमारे पास एसेट्स है, इतना हमें पेमेंट करना है। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई सर, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताऊं, बोलो ना क्या सर, अगर क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा कराते ना सर, एक क्वेश्चन और करा देते आज की क्लास में सर, हमें मजा आ जाता सर, कसम से सर, कसम से। तो आप बताओ, इसको मिटा दो क्या? इसको मिटा दो, आप समझ गए इस बात को? सर हाँ समझ में आ गया, इसको मिटा दो सर। ना बच्चे ना, अभी नहीं मिटाऊंगा, फिर तो मेरा काम ही खराब हो जाएगा। मेरी पूरी मेहनत जो मैंने अभी तक आपके साथ की है, वो सारा का सारा पानी फिर जाएगा। आप एक बात बताओ, ईमानदारी से, झूठ नहीं, आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो, कॉल करके भी बता सकते हो, ईमानदारी से बताना कि ये जो एस है, जो एस 19 है, सचमुच में टफ है क्या? बोलो ना, सचमुच में टफ है क्या? नहीं सर, नहीं, ये टफ नहीं सर, आप झूठ मूठ का कहानी सुनाए थे ना बच्चे ना, झूठ मूठ की कहानी नहीं सुनाए थे, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर ये सच ना होता ना, लोग इसको टफ ना मानते, तो ये कहाँ नहीं पढ़ाया जाता? कौन सा प्रोफेशनल लेवल है जिस पर नहीं पढ़ाया जाता? वो इंटर हो चाहे वो फाइनल हो, सब जगह पढ़ाया जाता है बच्चे, आपके लिए सब जगह पढ़ाया जाता है। इंस्टीट्यूट कहता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, ये दोबारा पढ़ाओ, कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए, कुछ है नहीं मुझे पढ़ाने के लिए, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? सर एक क्वेश्चन करा दो बस, और कुछ मत करो सर आप। चलो फिर आओ, एक एग्जाम्पल नंबर और, एग्जाम्पल नंबर टू कहता है कि COC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस। ये आपके खून में बस गया है बच्चे, ये खून में बस गया है, ये आप अपने खून से इसको अलग नहीं कर सकते। COC लिमिटेड एक्वायर्स, लिखिए यहाँ पे एक्वायर्स, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। एक्वायर्स अ मशीन ऑन लीज ऑन 1st 4 2017। लिखो यहाँ पे, कहता है कि लीज टर्म यानी कि जो पीरियड बता रहा है लीज का, वो कहता है आपका यहाँ पे लीज टर्म कवर्स एंटायर इकोनॉमिक लाइफ, क्या लिख दे रहा हूं मैं, एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 3 years। अच्छा, 3 साल एसेट्स की लाइफ है, पूरे 3 साल कहता है कि इसमें कवर्ड आपका है लीज में, मतलब ये फाइनल स्टेज हो गया, ऐसे पता चल गया हमें। कहता है यहाँ पे कि COC लिमिटेड, ये लेसर है कि लेसी है? सर ये लेसी है, जिसने लीज पे लिया है। हैज ऑल्सो गिवन गारंटेड या गारंटी फॉर रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ₹5,000 5,000 की गारंटी उसने दिया है जी। लेकिन कहता है however lesser sticks to residual value of ₹17,000। ओहो, एक मिनट, अरे लेसी कहता है कि भैया हम तो 5 देंगे, लेकिन लेसर कहता है कि ना हम तो 17 रियलाइज करेंगे। 17,000 देख रहे हो, ये जोश में कब आता है? जब कहीं और से भी गारंटी उसको मिल जाती है, आपको यहाँ पे। ठीक है, आप बताओ लेसी के लिए जब बुक में रिकॉर्ड करना, जब आज जो हम सीख रहे हैं लेसी के लिए, जरा बताओ इसके लिए रेलिवेंट 5 होगा कि 17 होगा? बोलो ना, जब हम वैल्यू को निकालेंगे तो 5 या 17? सर 5 रेलिवेंट होगा, क्योंकि गारंटी जो थर्ड पार्टी ने दिया है, इससे इसको क्या मतलब है सर? इसके लिए मतलब होगा, लेकिन आज तो हम इसके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और कहता है क्वेश्चन में कि जो आपका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और बच्चे ये कहता है आपका ₹2,35,500। लिखो यहाँ पे, कहता है कि इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि डिस्काउंट रेट आपका हो गया, ये कहता है इस बार 16% है, 16%। बोलता है कि कैलकुलेट वैल्यू एट विच एसेट विल बी रिकॉर्डेड। किसके बुक में? तो कहता है कि इन द बुक ऑफ लेसी। यहां पे कौन है? COC लिमिटेड। नाम तो सुना ही होगा। तो मेरे बच्चे इनके बुक में देखते हैं कि आपका कैसे रिकॉर्डिंग होगा। सुनो जरा कैसे होगा, लिखो मेरे साथ यहां पे सॉल्यूशन, लिखो जल्दी से। कंप्यूटेशन ऑफ PV प्रेजेंट वैल्यू MLP लेसी। कंप्यूटेशन ऑफ PV MLP लेसी। आपका PV MLP लेसी क्या निकल के आएगा, है ना? तो जरा देखो ध्यान से कैसे हमने निकाला था बच्चे। एक तो ईयर लिखिए यहाँ पे, कितने वर्ष हैं? सर 3, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 3, ठीक है ना? ठीक है बच्चों। सर हाँ, तो ईयर हो गया 1 2 3 3 आपका। अब जरा बताओ यहाँ पे आपका लीज रेंट पहले साल में कितना है? सर आपने लीज रेंट तो लिखा है नहीं सर। हाँ, नहीं लिखा? क्या बात करते हो सर? हाँ सर, लिखा ही नहीं है। क्या बात करते हो? लीज रेंट मैंने छोड़ दिया, क्या लिखना? लीज रेंट तो मैंने छोड़ दिया। ओहो, कितना लीज रेंट है बताओ जरा, फिर आप ही बता दो। सर लीज रेंट आप बताओ ना कितना लेना। सर ले लेते हैं यहाँ पे 80,000। अब मैं क्या करूँ, छूट गया, गलती से लिखना बच्चे। मुझे इसको सुना था, मैं जोश में आ गया। एक लाइन लिख दो और क्वेश्चन में यहाँ पे कि इसका आगे लिख देना, इसके यहाँ जगह बना के मैं यहाँ लिख देता हूँ। लीज रेंट पर एनम ये कहता है रुपीज, मान लो कितना ले लो बताओ, 80,000 जो होगा देख लेंगे। लिख दो 80,000 आपका 80,000 रुपये का अमाउंट। हाँ ठीक है ना? आओ जरा देखते हो क्या होगा जी। पहले साल में लिखो यहाँ पे 80,000, दूसरे साल में लिखो 80,000, तीसरे साल में भी 80,000 एंड चौथे वर्ष में आप यहाँ तीसरे साल के एंड में स्क्रैप वैल्यू कितना? 5। मेरे बच्चे ये कोई काम का नहीं है क्वेश्चन में, यूजलेस इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब लिखो यहाँ पे डिस्काउंट रेट एट द रेट ऑफ, क्या रेट चल रहा है क्वेश्चन में? 16%। आता है ना डिस्काउंट करने? जल्दी से इस पर फास्ट करूंगा। 100 डिवाइड बाई 116 ये आ गया। अगर 4 फिगर लूँ मैं 0.8621 हो जाएगा। फिर इंटू इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम में सिर्फ इंटू प्रेस करना है, 7432 हो जाएगा। और फिर इज इक्वल टू ये 0.6406 हो जाएगा। यही यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे 4 लेना हमने, 6.06 7 हो जाएगा मेरे बच्चे, 7 हो जाएगा ये। और यहाँ पे भी 0.6407 आपका। अब निकालो प्रेजेंट वैल्यू PV, क्या निकल के आ रहा है आपका? इसको हम बोलेंगे PV MLP लेसी। बताओ जी कितना आ गया? तो लास्ट वाला पहले कर लेता हूँ, इंटू 5000 ये आ गया मेरे बच्चे यहाँ पे 3203। यहाँ बताओ 80,000। आप चाहते हो ना, सुनो एक बार, एक चीज़ और सुन लो। आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों कर करके 85 लिख सकते हो। आप चाहो तो 85, क्योंकि दोनों में सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 85 कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, अगर हमने अलग से किया है तो अलग से देख लेते हैं। 6407 ये आ गया आपका 51256। ऊपर वाला बताइए 80,000 इंटू 0.7432 ये आ गया मेरे बच्चे यहाँ पे 59456। और यहाँ जरा आ जाओ 0.8621 मल्टीप्लाइड बाई 80,000 ये आपका आ गया 68968 का अमाउंट आपका। अब इनको आप ऐड करो, यही हो जाएगा PV MLP लेसी। इसको बार बार लिखो, बार बार जितने बार लिखोगे दिमाग में बैठेगा, हाथ भी काम करेगा। तो प्लस 59456 प्लस
256 और प्लस 3203, मेरे बच्चे अमाउंट आ गया 182,883 आपका। तो जरा बताओ वैल्यू कितना आएगा बुक में, वैल्यू ऑफ एसेट कितना रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक ऑफ लेसी। मेरे बच्चे ये लोअर वैल्यू होगा, लोअर किसका जी? तो आप जरा बताओ पहले इसमें लोअर निकालते समय आपका फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू 2,35,500। अच्छा बताओ आपका ये कितना निकल के आया? 182,883। बताओ लोअर क्या निकल के आ रहा है? लोअर बताओ कितना निकल के आया? सर 182,883 आपका। लीजिए काम पूरा हो गया, हो गया रिकॉर्डिंग मेरे बच्चे, हो गया रिकॉर्डिंग। हमने आपको यहाँ बता दिया कि आपके लेसी के बुक में भी कैसे इसके रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सुधार लूँ, जब मैं इसको कभी बाकी बच्चों को कराऊँ तो दिक्कत ना है, या क्वेश्चन लिखूँ तो 80,000 था ना लीज रेंट पर एनम आपका ₹80,000। ठीक है, आप प्लीज कॉपी कर लो। सर हो गया सर, ये तो कॉपी हो गया सर, ये तो सर कॉपी हो गया। तो ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो आज मैं क्लास को यहीं पर रोकूंगा, लेकिन लीज अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। सर ऑपरेटिंग लीज खत्म हो गया क्या? नहीं बच्चे नहीं, ये भी अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा एक बार काम करना, जरा पढ़ो। आपको जो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखाया था तो वहां पे पॉइंट नंबर 2 कुछ हुआ करता था। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, जरा क्या था पॉइंट नंबर 2? पढ़ो जल्दी से, जल्दी देखेंगे। फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग जो लेसी की बुक में लिखाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका पॉइंट नंबर 2 उसमें था लीज पेमेंट को हमें डिवाइड करना होगा फाइनेंस चार्ज में, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, और डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक। ये कैसे होगा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, फिर हमारा जो वो क्या नाम है लेसर है उसके बुक में कैसे रिकॉर्डिंग होगी, फिर हम लोग बात करेंगे अभी आपका ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे बच्चे आपका लीज पे कोई एसेट्स बेचा और हमने रिटर्न बैक कर लिया। मतलब सर चिंता ना करो, सारी बातें समझाऊंगा। आज की क्लास बस यहीं रोकूंगा, अगली क्लास में मिलूंगा इसके आगे की बातें करने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।